बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पब्लिक, सुबह बखैर। मैं हूँ रुकमा इरफान मलिक, मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुर्रऊफ साहब। अस्सलामुअलैकुम। और आज हमारा साथी भी हमारे साथ मौजूद है, हरमीत सिंह। और हरमीत सिंह की तबीयत कुछ नासाज लग रही है। पहले हरमीत की तबीयत के बारे में पूछते हैं, फिर हम बात को आगे बढ़ाएंगे। हरमीत कैसे हो? जी मैं बिल्कुल तो नहीं हूँ ठीक। हाँ, मैंने इसीलिए कहा था कि आज तबीयत ठीक नहीं लग रही। थोड़ी बहुत कल से बारिश जो है, कल सुबह बारिश हो रही थी तो ज्यादा ठंड हो जाती है, तो फिर कोई ना कोई मौसम की तब्दीली की वजह से कोई ना कोई तबीयत नासाज रहती है। बहरहाल ये है कि यहाँ तक पहुंच गए और जब आप गुफ्तगू कर रहे होते हैं ना, चलता जाएगा। शो स्टार्ट होने से पहले जब हम हरमीत की गुफ्तगू सुन रहे होते हैं, जो हरमीत की तबीयत नहीं ठीक होती, तो फिर ये कैमरामैन और स्टूडियो बॉय सबको कह रहे होते हैं यार आज ध्यान रखना मेरा। सो हमने सुन लिया था और हमें पता लग गया था कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, बट अल्लाह ताला आपको जल्दी जल्दी ठीक करे। बिकॉज आजकल वो सर्दी जो है वो अभी भी थोड़ी शिद्दत बरकरार है। सुबह फॉग भी बहुत ज्यादा थी जब मैं आ रही थी, थ्रू आउट फॉग बहुत ज्यादा थी, सर्दी की शिद्दत भी अभी भी बरकरार है। सो ये जो मौसमियाती इन्फेक्शन इनको हम कह लें, वो कमोबेश हर एक को मुतासर कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में आपके साथ भी यही मामला हुआ है हरमीत। खैर, चलते हैं आगे हम और बात करते हैं चाइना के दौरे की, जिससे कामयाब दौरे से प्राइम मिनिस्टर वापस आ गए हैं। इंतहाई कामयाब करार दिया जा रहा है ये दौरा, और दोनों तरफ का जो एलामिया है उसमें बड़े अहम मंसूबों के ऊपर तवज्जो देने की बात हुई है। उसमें ये बात हुई है जो हम उस दिन प्रोग्राम हमने किया था कि स्टूडेंट्स को वापस भेजने की बात हो, तो प्राइम मिनिस्टर ने वो बात भी आगे बढ़ाई है। उसमें यह है कि जो स्टूडेंट्स यहाँ पे फंसे हुए हैं उनको चाइना दोबारा फैसिलिटेट करेगा। तजारती मुआहदे बहुत सारे हुए हैं, उन तजारती मुआहदों में स्पेशल इकनॉमिक जोन जो है उनका क़याम है, इंडस्ट्री का क़याम है, गवादर की तरक्की के लिए ख़ास तौर पे मंसूबे बनाए जाने की बात है, चाइनीज़ शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ख़ास इक़दाम करने की ज़रूरत है। तो हरमीत, बड़ा शानदार दौरा। आखिरी दौरे के हिस्से में चाइनीज़ जो सदर हैं शी जिनपिंग, उनके साथ प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात हुई। उन्होंने उनको दौरे की पाकिस्तान की दावत भी दी, और अभी जो फॉलोअप है इसका दौरे का, एक ये शाह महमूद कुरैशी ने जाना है दोबारा वहाँ पे, और भी मुआहदे होंगे। बहुत पेशरफ्त है बहुत से मामलों में, और पाकिस्तान जो देख रहा था जिसके बारे में बात साहब, अगर हम देखें तो पहले तो हम कुछ किसी चीज़ के बारे में हमें पता नहीं होता, और तनकीद जो है हमारे यहाँ शुरू, कोई ना कोई बुग़्ज़ जो है हम किसी न किस तरीके से निकालना शुरू कर देते हैं। पहले तो जब वज़ीर आज़म गए तो उनके बारे में ये कहा कि प्रोटोकॉल नहीं दिया गया। फिर वो जब वहाँ पे गए तमाशा देखने के लिए, वहाँ पे जो खेल हो रहे थे, तो वहाँ पे भी जो तस्वीरें वायरल हुई, तो उसके बाद हमने सदर पुतिन और दीगर जो लोगों की तस्वीरें वो भी जब आई, तो उसके बाद हमारे यहाँ कोई ना कोई तनकीद बंद हुई। लेकिन ये जो दौरा था इंतहाई कामयाब दौरा था, और साथ साथ अगर हम देखें तो रशिया की जानिब से भी पाकिस्तान को जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को दावत दी गई है, और ये एक बहुत बड़ी बात है। सदर पुतिन के साथ भी मुलाकात और दीगर जो लोगों के साथ मुलाकात हुई, बड़ी अहम मुलाकातें हुई। और साथ साथ जो सबसे बड़ा मसला था चाइना को, जो डसू के इलाके में जो हादसा हुआ था उस पर, और दीगर जो उनके सीपेक के हवाले से जो गिले शिकवे थे उनको भी बड़े हद तक दूर कर दिया गया। और जो तिजारती मामला थे, बहुत बड़े मामला ऐसे जिसके हवाले से बड़ी चीज़ें जो है वो सामने भी आएगा। अफगानिस्तान के मामले को भी सामने रखा गया। तो मैं समझता हूँ कि एक इंतहाई कामयाब दौरा था वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का। और आगे जो अगर रशिया का जो चलता है, तो हम कोशिश यही होगी कि अब ये जितने भी बड़े बड़े जो ममालिक हैं इनके साथ जो रवाबित है जितनी तेज़ी में आएगी, तो उतने मुल्क के मुफाद में भी सारी चीज़ें बेहतर होंगी। और साथ साथ हम देखते हैं कि जो बाहर दुनिया की, मगरब की दुनिया की काफ़ी नज़रें थी इस दौरे पर, लेकिन ये दौरा काफ़ी अहम साबित हुआ, अहम भी साबित हुआ। और इंशाल्लाह इसके जो समरात हैं, पॉजिटिव समरात, वो बहुत जल्द हम देखेंगे भी। अभी तक तो ये खुशाइन दौरा ही इसको कहा जा रहा है। अभी हम शो में आगे बढ़ेंगे, और सर आज की टॉप स्टोरीज अपने व्यूअर्स के साथ शेयर कर लूं। हाँ, उसी तरह बात कर लें। अफगानिस्तान की तरफ से जो अटैक हुआ, इसमें 5 हमारे फौजी शहीद हो गए। ज़रा उनको ट्रिब्यूट भी पेश करना है मादरे मिल वतन के लिए, उन्होंने जिस तरह से अपनी जानों की कुर्बानी दी है। बात यह है, अफगानिस्तान से टेररिस्ट अटैक ख़त्म नहीं हो रहे, और इसके मौके के ऊपर एक सर्जिश करने की ज़रूरत है तालिबान को भी, कि भाई अपना कंट्रोल संभालें। ये जो हमला है ये भी तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने किया, और इनके लोग
हमला करने के बाद वापस अफगानिस्तान भाग गए। वहाँ जो सेंचुरीज बनी हुई है अफगानिस्तान के अंदर, उन सेंचुरीज को हर सूरत में इनका कला कमा होना है, उनको हर सूरत में ख़त्म करना है। तो हरमीत, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट मतलब वाक़या हुआ। आप ये देखो कि हम जैसे पहले बात कर रहे हैं कि हमारे वैसे तो शेख रशीद साहब ने कहा कि तहरीक तालिबान को मुआहदे पे अमल दरामद करना चाहिए था। उन मुआहदा कोई क्या है पता नहीं, इसके बारे में तो हम नहीं जानते, लेकिन ये है कि सेंचुरीज वहाँ पे मौजूद हैं, जो ग्रुप्स हैं वो वहाँ पे मौजूद हैं जो इस तरह के वाक़यात में मुलव्वस हैं। पिछले कुछ अर्से में शिद्दत आई है इस 2 से 3 हफ्ते पिछले जब से अनारकली लाहौर का वाक़या हुआ, उसके बाद हम देख रहे हैं हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को बहुत ज़्यादा निशाना बनाया गया, नौशकई में, पंचकोट में, और ये अफगानिस्तान से जो फायरिंग हुई। बट यही बात कि हमारे मुल्क का दिफा हमेशा से कमज़ोर मजबूत हाथों में रहा है और अभी भी मजबूत हाथों में है। जी हरमीत, आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। अगर हम देखें तो अब ये ले जो है वो जिस तरह इन्वॉल्व हो रहा है, और साथ साथ में तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो जिस तरह उनकी डिमांड थी कि हमारे उन कैदियों को रिहा किया जाए जिन्होंने यहाँ की बर्बरियत का एक बाजार जो है, यहाँ जुल्म का बाजार गर्म किया था, उनको रिहाई के हवाले से मुतालबे थे, उनके कई ढेर सारे मुतालबे उन्होंने पहले भी रखे थे। लेकिन हम देख रहे हैं कि जिस तरह तेजी जो शिद्दत है, और ख़ासकर अफगानिस्तान से अब पाकिस्तान ने जिस तरह डिमांड की है कि अब वो कंट्रोल जो है, जिस तरह उन्होंने मुआहदे, जिस तरह तहरीक तालिबान से तो बातचीत का सिलसिला भी चल रहा था लेकिन कुछ वजूहात की बिना रुक भी गया है। लेकिन साथ साथ अगर हम बात करें तो अफगानिस्तान से भी ये डिमांड की जा रही है कि भैया आप अपनी सरजमीन को दोबारा, आपकी सरजमीन इस्तेमाल हो रही है हमारे सरजमीन के हवाले से। और खासकर अगर हम देखें तो ये जो शिद्दत आई है, रोमा ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि लाहौर के बाद हमने देखा कि मुख्तलिफ जगहों पर जो ये झड़पें हो रही हैं, जिस तरह शिद्दत आई है, तो इस तेजी को देखते हुए हम देखते हैं एक तरफ जो हमारी जो पाक आर्मी है, जिस तरह उनके हमारे जो जवान हैं, जिस तरह बेदरेग कुर्बानी है उनकी, और खासकर जो बाढ़ है, अभी भी कुछ जगहों में बाढ़ की जो मेरे ख्याल में वहाँ पे जगहों पे लगी है, तो कई जगहों पे अभी भी नहीं है, लेकिन उसको लगाते हुए जितनी कुर्बानियाँ हमारे पाक फौज ने दी है वो बेमिसाल है। उन कुर्बानियों को हम खराज तहसीन पेश करते हैं। लेकिन साथ साथ ये है कि अल्लाह से दुआ है कि हमारे इस मुल्क को इन शरपसंदों से दोबारा, इनसे हम यही होगा कि पनाह होगी तो कम से कम हमारा मुल्क महफूज होगा। और जिस तरह शिद्दत आ रही है BLA के खिलाफ, जिस तरह हिंदुस्तान इनको फंड कर रहा है, दीगर ममालिक इनको फंड कर रहे हैं और वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं, बल्कि अभी गुज़िश्ता दिनों जिस तरह असलहा पकड़ा किया, बिल्कुल लेटेस्ट किस्म के जो वेपन्स थे, तो मैं समझता हूँ कि सारी सप्लाई हिंदुस्तान और दीगर ममालिक का अफगानिस्तान की सरजमीन के जरिए सारी चीजें हो रही हैं। तो इस पर जब कंट्रोल नहीं होगा, मसाइल बहुत सारे हैं, लेकिन पाक आर्मी के जवान जो है दिन रात अपनी जो ड्यूटी है वो निभा रहे हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। इसी के साथ अभी हम अपनी टॉप स्टोरीज की तरफ आएंगे। आज के शो में हम आपके साथ कौन कौन सी अहम खबरें डिस्कस करने वाले हैं। हम डेली डोज के साथ आगाज करेंगे, उसके बाद मौसीकी का एक अहद तमाम हुआ। लता मंगेशकर साहिबा अब हम में नहीं रही। ताहिर सरवर मीर साहब हमारे साथ शो में मौजूद होंगे और भी मुख्तलिफ शख्सियात हमारे साथ आज शो में मौजूद होंगी और लता मंगेशकर को ट्रिब्यूट पेश किया जाएगा और उनको याद भी किया जाएगा। इसके साथ साथ शनाख्ती कार्ड की बात की जाए तो सबसे पहले हम हमेशा देखते रहे हैं इंसानों के ID कार्ड्स की बात होती रही है, बट अब जानवरों का भी ID कार्ड्स बनेगा। कैसे बनेगा, कौन इसके लिए काम कर रहा है, वो मेहमान पर्सनालिटी भी आज हमारे साथ शो में मौजूद होंगी। PSL का जुनून बरकरार है। गुज़श्ता रोज के अगर मुकाबलों का हम जिक्र करें, इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मैच अपने नाम किया। सो इन मुकाबलों को भी देखेंगे, इनको भी डिस्कस करेंगे और इसके अलावा हमारे पास बहुत जबरदस्त किस्म की खुसूसी रिपोर्ट्स भी आपके लिए हैं। डेली डोज के साथ हम आगाज करते हैं और सबसे पहली स्टोरी हमारे पास यही, और हम इस बारे में अक्सर जिक्र भी करते रहते हैं कि भारतीय मेन स्ट्रीम मीडिया और इसके साथ साथ भारतीय सोशल मीडिया पाकिस्तान के खिलाफ बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा करता है और अनफॉर्चुनेटली जब वो प्रोपेगेंडा किया जाता है तो उनका अपना मजाक बहुत ज्यादा उड़ता है। अब की बार भी एक ऐसा ही वाकया पेश आया और हमने देखा कि भारतीय सोशल मीडिया अकाउंट की जानिब से हमारे बड़े फेमस एक्टर हैं उस्मान मुख्तार, इनकी एक पिक्चर शेयर की गई जो एक्चुअली उनकी आर्मी यूनिफॉर्म के अंदर पिक्चर है और आजकल एक ड्रामा लग रहा है ISPR का सिनफे आहन, इसकी गालिबन ये पिक्चर है और ये पिक्चर शेयर की गई और भारतीय सोशल मीडिया की जानिब से ये बात कही गई कि ये जनाब ये SSG कमांडर कैप्टन दानियाल हैं जो पंचकोर में वफात पा गए हैं।
सो हमने उनको ये बताना था कि जनाब आपने फिर से एक दफा प्रोपेगेंडा किया और आप हार गए। और हरमीत, आपने भी देखा होगा उस्मान मुख्तार ने भी अपने ट्विटर अकाउंट से ये जो ट्वीट थी वो रीशेयर की, रीट्वीट की, और उन्होंने कहा कि भैया आप क्या करते हैं, देख तो लिया करें। और पूरी दुनिया में भारत की एक दफा फिर से हम जगहसाई होती देख रहे हैं। ये हिंदुस्तान को हमेशा ये सोचना चाहिए। अच्छा, अब जो कोई ना कोई ऐसी बेतुक सी बातें जो इनकी जर्नलिस्ट भी कर जाते हैं। कभी वो आपको याद होगा कि अर्नब गोस्वामी जो है वो अफगानिस्तान में जो होटल के बारे में बात करते हैं तो उसको 2 मंजिला को 5 मंजिला बना लेते हैं। यहाँ पे देखिए तो अदाकार जो है हमारे जितने एक्टर हैं उनकी तस्वीरें अगर वो यूनिफॉर्म में हो तो उनको भाई करा दिया जाता है कि भाई उनको मर्डर हो गया, उनको मार हलाक कर दिया गया। तो इस किस्म की चीजें जो है ये अब से नहीं है, बहुत पुरानी है, लेकिन आपकी बात दुरुस्त है कि मजाक फिर इन्हीं को उड़ता है और हमेशा भारत को फिर मुंह की खाना पड़ती है ना सर? मैं कह रहा था कि हर एक्टर को अब अपने फौजी यूनिफॉर्म में जो तस्वीर है उसके बारे में सोचना पड़ेगा कि ये अगर हिंदुस्तानियों के हाथ लगी तो उसको भी शहीद करार दे देंगे वो। बिल्कुल ठीक। हाँ, मतलब ये है कि ये एक मजाक का खेज इनकी स्टेटमेंट है जो हमेशा, जैसे हरमीत भी कह रहे हैं, कि मजाक का बायस बनती है पूरी दुनिया में। अब जब उस्मान मुख्तार खुद अपनी तस्वीर लगा के बता रहे हैं कि मैं जिंदा सलामत हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, ये पहला वाकया नहीं है, इस तरह के लातादाद वाकया जो हैं वो हमने माजी में भी होते देखे हैं और हमेशा हर बार भारत को मुंह की खाना पड़ी। और अब भी बहुत से मुज़हिका खेज तबसरे हैं जो इस वक्त हम सोशल मीडिया पर पूरी दुनिया से देख रहे हैं। एनीवेज, इसी के साथ हम अपनी अगली स्टोरी की तरफ आएंगे। अगली स्टोरी हमारे पास जनाब सवात से है जो कि हरमीत का गाँव है और यहाँ की स्टोरी हमारे पास जनाब ये है कि वादी सवात में स्नो कबड्डी का आगाज हो चुका है। यहाँ पर मुसलसल बर्फबारी है। अगर हम सवात का जिक्र करें, कालाम का जिक्र करें, और जो टेम्परेचर है वो -5 डिग्री सेंटीग्रेड है। और ऐसे में हरमीत, ये आपको भी पता होगा, बहुत से लोग घरों में रहना पसंद करते हैं। इतनी सर्दी में हमसे लाहौर की सर्दी नहीं बर्दाश्त होती, तो ये तो और तरह की सर्दी है ना। बट स्टिल बहुत से यहाँ के यंगस्टर्स ऐसे हैं जो बाहर निकलते हैं और यहाँ पर स्नो कबड्डी खेलते हैं। बेसिकली मकसद ये होता है कि यहाँ पर जो विंटर गेम्स हैं उनको प्रमोट किया जाए और बहुत से नौजवान यहाँ पर इन गेम्स में बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेते हैं। स्नो के ऊपर बर्फ पड़ी हुई है, -5 टेम्परेचर, जो विंड चिल के साथ पता नहीं कितना महसूस होता होगा, वो बढ़ जाता है बहुत ज्यादा। बिल्कुल। मैं वैसे सोच रहा था, जिस वक्त मैंने ये खबर पढ़ी ना, मैं सोच रहा था कि पता नहीं जैसे रवायती कबड्डी होती है सिर्फ एक लंगोट में ये मतलब होंगे और किस तरह से सर्दी बर्दाश्त करेंगे। शुक्र है कपड़े उन्होंने पहने। हरमीत से पूछते हैं, हरमीत कभी वैसे इत्तेफाक हुआ? कपड़े पूरे पहने, लेकिन रूर साहब ये जो जमी हुई बर्फ होती है, हाँ, ये और खतरनाक होती है। आप हल्का सा भी गिर जाए तो बड़ी बड़ी कमाल की वो दर्द होता है, वो जो तकलीफ होती है बड़ी ज्यादा होती है। लेकिन मैं हैरान हूँ कि उसके ऊपर ये जमी हुई बर्फ के ऊपर ये कबड्डी खेल रहे हैं और बड़ा, एक तो मौसम इतना ठंडा है, ऊपर से खेल जो है इंतहाई खतरनाक किस्म का खेल है। हाँ, नहीं, आप बिल्कुल सही बात कह रहे हो, तो उसके लिए भी आप सही बात कह रहे हो। मैं बाहर के मुल्कों में जब बर्फ जमी और उसके ऊपर मुझे याद है कि वो फिसलन इतनी ज्यादा हो जाती है कि बड़ा पैर जमा के आपको चलना पड़ता है और खुदा ना खासा गिर जाए तो हड्डी जरूर टूटती है। तो ये तो नौजवानों की हिम्मत है कि इतनी बर्फ जमी हुई के ऊपर ये खेल रहे हैं और फिर इतनी शदीद सर्दी में पता नहीं किस तरीके से बर्दाश्त कर रहे हैं। मेरे ख्याल में जब आप हिम्मत की दाद देनी चाहिए, हिम्मत की दाद देनी चाहिए। और जब भी आप कोई गेम खेलते हो, और अगर हम विंटर सीजन की बात करें, तो मेरे ख्याल में जब आप एक दफा वंस यू स्टार्ट इट, आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली वार्म अप हो जाती है। जब जो खेल रहा होता है उसको शायद इतना फील ना होता। यहाँ तो अब तक ये हाल है कि कंबल से बाहर निकलने को दिल नहीं करता शामों में, खास तौर के ऊपर। इसके लिए हम कोई एक्टिविटी करके देखते हैं ना शदीद फॉग में, तो देखते हैं कि हमारी बॉडीज वार्म अप होती हैं या नहीं होती। मेरे ख्याल में लोग यूज्ड टू हो जाते हैं। हम अक्सर हरमीत सवात या नॉर्दर्न एरियाज में जाते हैं, सो हमें जितनी ठंड लग रही होती है वहां के लोकल लोगों को नहीं उतनी लग रही होती। शायद उनकी जो बॉडीज होती हैं वो यूज्ड टू होती हैं। बट एनीवेज, अगली स्टोरी की तरफ आएंगे और अगली स्टोरी जनाब ईमानदारी की मिसाल कायम की गई है लाहौर के एक ट्रैफिक वार्डन आदिल फरहान की जानिब से। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी इस हवाले से है कि लाहौर में ट्रैफिक वार्डन आदिल फरहान ने शहरी मोहम्मद कासिम का 6 लाख का गुमशुदा चेक वापस कर दिया है। आजकल का हम दौर देख रहे हैं, कोई किसी की चीज नहीं वापस करता, और कहाँ 6 लाख का चेक, यानी इनके पास पूरा मौका था कि ये फायदा उठा सकते। बट यस, वो एक होता है ना आपका एक जमीर, अंदर का जमीर होता है जिसके मुताबिक आप काम कर रहे होते हैं। सो इन्होंने अपना जमीर जो है वो जिंदा रखा और इनके हाथ ये 6 लाख का चेक लगा, बट इन्होंने जिनका था उनको वापस कर दिया। जब वापस किया, सो जो शहरी थे जिनका ये चेक था वो खुशी से निहाल हो गए, खुशी के आंसू थे उनकी आंखों में, और उन्होंने ढेरों दुआएं थी इस वार्डन को।
ज़बरदस्त है। काश मतलब सारे ही लोग इसी तरह के हो जाएं, ईमानदार। रकम गुम हो, चेक गुम हो, वैसे हमारे यहाँ गाहे इस तरह की खबरें मैं पढ़ने को मिल जाती हैं कि किसी का बॉक्स गुम गया, उस बॉक्स में ज्वेलरी थी, वो वापस कर दी गई। बहुत सी स्टोरीज देखी है, रक्षे में कोई सामान भूल गया, ज्वेलरी थी और रक्षे वाला वापस कर गया। तो ये बड़ी जबरदस्त किस्म की स्टोरीज होती हैं और ऐसे तमाम लोग जो हमें देख रहे हैं उनके लिए इसमें लेसन भी होता है, पॉजिटिव लेसन, कि हमें भी ऐसे करना चाहिए। मेरे ख्याल में हरमीत आप भी इस चीज से अग्री करोगे, ये 6 लाख 2 लाख 4 लाख 10,000 ये कोई मैटर नहीं करते, ये आपकी खत्म हो जाने अगर आप किसी का चोरी कर लें, ले भी लें, बट जो आपको फिर किसी को रिटर्न करके जो पीस मिलता है। लेकिन अगर हम देखें तो पुलिस वालों पे हम जो है बड़ी तनकीद हमारी होती रहती है और बड़े हम बात भी करते रहते हैं, लेकिन ईमानदारी की अगर बात करें तो इस इदारे में ऐसे लोगों की कमी भी नहीं है। जैसे ये देखें ना कि एक बहुत बड़ी अमाउंट है, अगर आप देखें 6 लाख रुपए बहुत बड़ी अमाउंट है, और वार्डन के लिए क्योंकि उसकी सैलरी बेचारे की कितनी सैलरी होती है, उस सैलरी को अगर आप देखें वहां पे, लेकिन उन्होंने एक मिसाल कायम की। आपकी बात दुरुस्त है कि उन्होंने अपनी जमीर की आवाज पर लब्बे कौन वो जो चेक है वो वापस करा दिए। तो ऐसी बेशुमार जो है मिसालें हमारे सामने होती है। लोग बड़ी बातें करते हैं लेकिन कुछ चीजें जो वीडियो के जरिए सामने आ जाती है तो यकीन भी आ जाता है कि हाँ, इस मुल्क में ईमानदार लोगों की भी कमी नहीं है। बिल्कुल ठीक हो गया। डेली डोज की लास्ट स्टोरी की तरफ आएंगे और डेली डोज की लास्ट स्टोरी हमारे पास जनाब ये है कि अब रोबोट कुत्ते जो हैं वो अमेरिकन सरहद जो कि मैक्सिको के साथ अटैच है उसकी हिफाजत के लिए तैनात किए गए हैं, जिसका एक पर्पस ये बताया जा रहा है कि टेक्नोलॉजी से ज़्यादा बरूए कार लाया जाए, प्लस कुछ हालात, कुछ सर्कमस्टांसेस, कुछ एरियाज, कुछ सिचुएशंस ऐसी आ जाती हैं जहां पर जानवर या इवन इंसान भी अब ड्यूटीज जो हैं वो सरअंजाम नहीं दे सकते। सो ऐसे तमाम तर जो एरियाज हैं उनके लिए ऐसे रोबोट कुत्ते मतलब अगर हम ये भी एरिया देखें तो यहाँ पर इसको इसीलिए नाफिज किया गया है बिकॉज यहाँ पर इंसान और जानवर जो हैं उनके लिए यहाँ पर एनवायरनमेंट इतना फ्रेंडली नहीं होता। एक तो सबसे बड़ी बात मेरे से में ऐसी सवाल आ रहा था कि ये रोबोटिक कुत्ते जो हैं ये सिर्फ भौंकेंगे या काटेंगे भी? ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे या सिर्फ निशानदेही करेंगे और फिर एक्चुअल इनका अगर होगा तो बड़ा ही खतरनाक होगा, बड़ा खतरनाक होगा। वो बाइट से छुड़ाएगा कौन? लेकिन वो जो दूसरा कुत्ता होता है वो तो ये है ना कि उसमें तखसीस की जाती है कि वो उसको तो आप डरा भी देते हैं, थोड़ा सा वो करा के ना वो भाग भी जाता है, लेकिन इसको भगाएगा कौन? ये बड़ा मसला होगा। ये पीछे जो भी आते चढ़ गया भाई गया काम से। मतलब ये है कि, लेकिन ये है कि वो हमने ये देखा है कि आप कुछ अर्से से अगर अमेरिका जा रहे हों तो आप ये देखते हैं कि हर बरस वहाँ से मैक्सिको की साइड से आने वाले लोगों की तादाद बढ़ती चली जा रही है। बेपनाह लोग ज़्यादा वहाँ पे हो गए हैं, लेबर क्लास में काम करते हैं। अमेरिकन तमाम तर पॉलिसीज नाकाम हो जाती हैं उनको रोकने की, तो जाहिर है उसकी वजह से वो नई से नई जो टेक्नोलॉजी है उसको यूज़ करना चाहते हैं। आपको याद होगा ट्रंप जब आया था तो उसने वॉल का जिक्र किया था कि मैं वॉल बना दूंगा मैक्सिको और अमेरिका के दरमियान, तो वो वॉल पे उसका मजाक भी बहुत बना था। और लेकिन अब ये नई चीज़ है कि रोबोटिक कुत्ते वहाँ पे तैनात किए जाएंगे और वो देखेंगे, वो पकड़ेंगे लोगों को, वो सरहदों की बेसिकली हिफाजत करेंगे। हाँ। बिल्कुल ठीक हो गया। इसी के साथ ही हमारा डेली डोज अपने इख्तिताम को पहुंचा। भी हमें शो में एक ब्रेक शामिल करनी है, एक ब्रेक के बाद जरूर होंगे। गुड मॉर्निंग। ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुशामदीद कहेंगे। मौसीकी का एक अहद तमाम हो चुका है और सुरों की मलका लता मंगेशकर साहिबा गुज़िश्ता रोज़ इंतकाल कर गई। 92 बरस की उम्र में उनका इंतकाल हुआ और काफ़ी अरसे से रऊफ साहब अलील थी, बट निमोनिया हुआ, कोविड और बट जो कल हमारे पास रिपोर्ट्स आ रही थी उसमें ये कहा जा रहा था कि मल्टी ऑर्गन फेलियर की वजह से उनका इंतकाल हुआ। वो ज़ाहिर एक उम्र ऐसी है और वो अटैक करता है, चूँकि कोविड जो है मुख्तलिफ ऑर्गन्स के ऊपर, उस हवाले से वो बीमार थी। काफ़ी अरसे से इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड में उनको रखा गया था। उम्र भी ज़ाहिर है काफ़ी ज़्यादा थी, 92 बरस की उम्र जो है वो काफ़ी उन्होंने लंबी उम्र पाई है। खैर, ताहिर सरवर मीर साहब हमारे साथ इस वक्त शो में मौजूद है। मीर साहब थैंक यू सो मच। मीर साहब, आपकी बहुत सी मुलाकातें लता मंगेशकर साहिबा के साथ रही हैं। हाउ वाज शी एज अ पर्सन? थोड़ी सी यहाँ से कोई मेमोरीज हमारे साथ, हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर कीजिए। जी मैं बिल्कुल बताता हूँ आपको। जैसे आप और रऊफ साहब बता रहे हैं कि 92 में वो गई हैं और आर्गन फेलियर हुए और इस तरह से ज़िंदगी से वो गई इस जहान से। मेरी बात हुई थी कुछ अर्सा पहले। मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि इंतहाई फिट, रिफ्लेक्सेस शार्प और बातें पुरानी क्रिस्टल क्लियर और एक एक जुजियात उन्होंने बयान की। मैंने उन्हें फ़ोन किया था
मास्टर गुलाम हैदर साहब, हाँ, जो उनके मेंटोर जिनके बारे थे। में वो खुद कहती हैं कि उन्होंने मुझे ना सिर्फ गाना सिखाया बल्कि मेरा तलफ्फुज़ ठीक करने में बहुत मदद की और इंट्रोड्यूस भी करवाया। इंट्रोड्यूस भी करवाया। शाश्तर मुखर्जी जो प्रोड्यूसर थे उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था, रानी मुखर्जी के जो परदादा थे, तो मास्टर साहब ने स्टैंड लिया था और उन्हें मजबूर फिल्म में वो गाना वहां से ब्रेक थ्रू हुआ था। तो मैं उनकी बरसी के हवाले से उनसे बात कर रहा था, तो यकीन कीजिए कि 50 साल पुरानी, 60 साल पुरानी, 70 साल पुरानी बातें लता मंगेशकर साहबा ने सुनाई और उनकी जो सुनने की हिस्स थी बहुत क्लियर थी। व्हाट्सएप पे मेरी बात हुई और सारी बातें उन्हें याद थी और पूरी तरह फिट थी। और ये कोविड अब जो है मुझे नहीं लगता था कि वो अभी चली जाएंगी। मैं बहुत पुरुमीद था कि 92 अगरचे उनकी उम्र है, लेकिन आपको पता कि वो अपना सोशल मीडिया भी खुद रन करती थी और उस पे सादा से कमेंट होते थे जो अमूमन हिंदी लैंग्वेज में लिखे होते थे और वो बिल्कुल सारा वर्किंग आना जाना उनका महदूद था अगरचे, क्योंकि बम्बई में बहुत फैला हुआ था कोविड, लेकिन वो चली गई। अब ये इस तरह का जावेद अली साहब सिंगर हैं इंडिया से, वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी चल के बात करते हैं। आप भी शामिल होइएगा। हाँ जी। जब आपसे बात हो। अस्सलाम वालेकुम जावेद। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक ठाक सर। सबसे पहले तो बहुत ताज़ियत हमारी कि बहुत बड़ा लेजेंड, एक लेजेंडरी गुलकारा से गई। ज़रा उनके बारे में फरमाइए। 92 बरस उनकी उम्र थी, लेकिन क्या उन्होंने दुनिया भर को महसूर किए रखा अपने फ़न से। 30,000 से ज़्यादा गाने गाए, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है ये। एक 36 ज़बानों में उन्होंने अपने फ़न का मुजाहरा किया, और इसके हवाले से क्या कहिएगा? देखिए, मैं तो यही बात कहना चाहूँगा कि मैं ये देखता हूँ कि उन्होंने, उनकी गायकी और उनकी शख्सियत से जितने लोग मुतासिर हुए, मुझे लगता है बहुत कम लोग ऐसे हुए हैं। और लता दीदी जो हैं, वो अपने आप में एक इतना मुकम्मल, मैं मानता हूँ उनको इतनी मुकम्मल आर्टिस्ट हैं और इतनी उनके अंदर जो वो एक प्यास थी, वो मैंने मतलब देखी ही नहीं। मैं तो बहुत अदना सा एक आर्टिस्ट हूँ, लेकिन मैंने आशा जी के साथ में कॉन्सर्ट। ठीक है, जावेद अली भी साथ ही होंगे, शेयर करें, उनसे चल के फिर भी बात करेंगे। ताहिर, 13 बरस की उम्र में इनको गाना पड़ा। जी, गाना पड़ा मैंने इसलिए कहा कि बावजूद इनके वालिद के इंतकाल के, ठीक कहा, कि 44 बरस की उम्र में पंडित दीनानाथ का इंतकाल हो जाता हाँ जी। है। और जो अपने वक्त के खुद इतने बड़े आर्टिस्ट हैं कि जिसकी कोई हद नहीं। उनके बारे में कहा जाता है कि वो थिएटर के, सिनेमा तो इन्वेंट नहीं हुआ था, थिएटर के उस वक्त के अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान सबसे बड़े अदाकार थे जी। और उनकी अमारत का अंदाजा ये कहा जाता है कि उन्होंने 10 मुख्तलिफ शहरों में बैंक अकाउंट अपने खोल रखे थे। जी। उनको प्रॉपर्टी का भी शौक था, उन्होंने बहुत सी प्रॉपर्टी भी बना रखी थी। सही, बिल्कुल। लेकिन हुआ ये कि इल्लत का शिकार हो गए शराब नोशी का, और शराब नोशी के ही हाथों शायद उनकी जान भी गई। जी जी जी। अब जब लिवर गई सिरोसिस, जी, लिवर सिरोसिस, मतलब जिगर उनका फेलियर हो गया और उस वजह से उनकी जान गई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि छोटी उम्र से उन्होंने गाना शुरू कर दिया, और उस छोटी उम्र में उन्होंने शास्त्रीय संगीत, जिसको कहा जाता है क्लासिकल संगीत, उसकी अपने घर में एक बुनियाद भी रख दी। जल्दी उनकी शादी हो गई, जल्दी बच्चे पैदा हो गए, 5 बच्चे उनके, और पांचों के पांचों बच्चों को उन्होंने क्लासिकी मौसीकी में इस कदर ज़बरदस्त तरीके के ऊपर वो कर दिया कि उनकी मौत के बाद बच्चों को 13 बरस की उम्र में, जब सबसे बड़ी दीदी लता जी को बाहर निकलना पड़ता है फिल्म के मैदान में, तो उनको अपने रियाज की वजह से, अपने शास्त्रीय संगीत की बैकग्राउंड की वजह से कमी का एहसास नहीं होता। ये बिल्कुल आपने सही बताया कि लता मंगेशकर साहबा को मजबूरन जो है वो इस तरफ आना पड़ा था, और गा तो वो रही थी, बचपन से उनके खून में था, जेनेटिकली वो आर्टिस्ट थी। और जिस तरह पंडित जी दीनानाथ जी बचपन से ही आर्टिस्ट थे और उन्होंने फिर सीखा, और फिर आप बयान कर रहे हैं कि स्टार थे वो अपने वक्त के। तो लता मंगेशकर साहबा को सर एक पाकिस्तान से रेलेवेंसी ये बनती है कि जो उनके मेंटोर, जैसे मैं अर्ज कर रहा हूँ, उनके सबसे पहले जो हैं, जिन्होंने सबसे पहले उनको गवाया, मास्टर गुलाम है। तो वो सर यहाँ सिंध से थे और वो बुनियादी तौर पे डेंटिस्ट थे,
और उन्होंने ही लता मंगेशकर से पहले बेबी नूरजहां, मलका तरन्नुम नूरजहां, और उनसे पहले शमशाद बेगम, हाँ। जो यहाँ मोनी रोड से, ये तीनों अगर खवातीन फीमेल सब कॉन्टिनेंट में देखा जाए तो उनके बाहर जो है स्टाइल और स्कूल ऑफ थॉट हैं। ये लता जी, मलका तरन्नुम नूरजहां की एक्सटेंशन थोड़ी बहुत थी, लेकिन उन्होंने अपना अंदाज से भी फिर ऐसे गाया कि खुद नूरजहां कहा करती थी कि फिर लता हर किने गाया है जी। तो ये तीनों जो स्कूल ऑफ थॉट हैं, ये लाहौर से आप यूं कहिए चूना मंडी से यहाँ रहने वाले थे मास्टर साहब, उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था, और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान का ये बड़ा क्रेडिट है। और रऊफ साहब, आपको पता है कि हम इकट्ठे थे जंग में, तो वहाँ नवाज शरीफ साहब ने एक बयान दिया था कि वजीर आजम के तौर पे कि मेरा दिल चाहता है कि लता लाहौर में आए और गाएं। हाँ। तो फिर मैंने उनका लता जी का राब्ता किया टेलीफोन पर, तो उन्हें बताया कि वजीर आजम पाकिस्तान आपको दावत देते हैं। ठीक है। तो उन्होंने शिकवा किया था कि मुझे आज तक जो है सारी दुनिया में परफॉर्म किया, पाकिस्तान में मैं नहीं गा सकी। अभी ठीक उनके है। फन के बारे में भी बात करेंगे। जावेद और अली भी- सर हमारे साथ एक दफा जी, फिर से जावेद मौजूद अली साहब हमारे साथ दोबारा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जावेद, दोबारा वालेकुम सलाम जी। सॉरी सर, दरमियान में राब्ता आपका टूट गया था। अब ये फरमाइए कि कॉल आ गया था। जी, जरा जो फन के हवाले से जरा बताइए कि इतनी बड़ी जो आर्टिस्ट हैं लता मंगेशकर, उनको जितना भी ट्रिब्यूट पेश किया जाए उतना ही कम है। लेकिन आप जैसे फरमा रहे थे कि आप के ऊपर भी मतलब जो पूरी इंडस्ट्री है, हकीकत में देखा जाए तो लता के जाने के बाद उस इंडस्ट्री को एक सरपरस्ती भी जो हासिल थी वो सरपरस्ती भी कम हो गई, और फिर याद तो उनकी जितनी भी कहा जाए उतनी कम है। उस हवाले से फरमाइए। मैं यही कह रहा हूँ कि देखिए क्या है, वो भले ही चली गई हैं, लेकिन उनका जो फन है वो रहती दुनिया तक कभी मिटाया नहीं जा सकता और उनको भुलाया नहीं जा सकता। तो जहाँ तक मैं मानता हूँ कि उनके फन के जरिए उनकी सरपरस्ती मौजूद समझते हैं। मैं जितने भी लोगों से मिलता हूँ हम सभी महसूस करते हैं, क्योंकि उनके फन के, उनके गानों से, उनके म्यूजिक से आने वाली जनरेशन और उनसे पिछली जनरेशन जो भी थी वो सब सीखती रही हैं और सीखती रहेंगी। और लेकिन क्या है कि मैं एक बात और इसमें ऐड ऑन करना चाहूंगा कि ऐसा अमूमन होता है कि एक आर्टिस्ट जब हयात होता है तो उसको उसके जाने के बाद उसकी वक्त होती है, लेकिन लता जी एक ऐसी वाहिद शख्सियत हैं जिनके रहते हुए भी इतनी दीवानगी लोगों की थी और जाने के बाद तो 100 गुना और ज्यादा बढ़ गई है। क्योंकि तो वो मतलब अपने आप में एक इतना बड़ा एक मैं कह सकते हैं कि ना इतना बड़ा एक वो शख्सियत थी कि उनके बारे में अल्फाज भी नहीं हमें नजर आते। और दूसरी बात, मुझे एज अ म्यूजिशियन एक बात फील होती है कि मैं हमेशा से ये बात कहता आया हूँ और मैं सुनता भी आया हूँ, और मैंने नोटिस की है कि उनकी जो शख्सियत, उनकी जो आवाज थी, गाने वाले बहुत आएंगे लेकिन जो उनकी आवाज थी, मैं मानता हूँ अल्लाह का एक नूर था कि जो जिससे मतलब इतना लोगों को सुकून मिलता था कि वो अब महसूस हो रहा है जब वो चली गई कि ना, ओ माय गॉड क्या है। अच्छा जावेद साहब, ये फरमाइए कि आपका जाती तौर पे उनकी जिंदगी में इंटरेक्शन हुआ या कोई काम करने का उनके साथ या उनके पास बैठने का, बात करने का इत्तेफाक हुआ आपका? जी हाँ मैं तो एक्चुअली जब मैं आया तो उन्होंने गाना कम कर दिया था, और मैं हमेशा इस इंटरव्यूज में कहता आया हूँ कि ना मैं कम से कम एक लाइन उनके साथ में मुझे खड़े रहकर गाने के लिए मिल जाए तो मेरी बहुत खुशनसीबी होगी। लेकिन ये शर्फ मुझे हासिल नहीं हो पाया। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि मेरा कोई उन्होंने गाना सुना, और वो भी हिंदी गाना नहीं था, वो तमिल गाना था, अलग लैंग्वेज में गाना था, और उन्होंने अपने एक बहुत ही खास, उनके हैं मयूरेश पै जी, मेरे भी बड़े अच्छे दोस्त हैं, तो उन्होंने एक बार मुझे कॉल किया और मुझे कहा कि दीदी बात करना चाहती है। तो मैंने कहा अच्छा, इमीडिएटली मैंने कहा बात कराइए। तो दीदी ने कहा कि जावेद साहब आप बहुत अच्छा गाते हैं, मैं आपको सुनती आ रही हूँ, और आप
इंडस्ट्री के फाइनेस्ट सिंगर्स में से एक हैं। ये मुझे उन्होंने कॉम्प्लीमेंट दिया, और मेरे लिए एक छोटा कुरान पाक, इतना छोटा, उन्होंने बतौर गिफ्ट मेरे लिए भिजवाया अगले दिन। और मेरी वाइफ के लिए ज्वेलरी भिजवाई उन्होंने, ड्रेसेस भिजवाए, इतने गिफ्ट्स भिजवाए, और बहुत सारी दुआएं उन्होंने फोन करके मुझे दी। ये मैं समझता हूँ कि इस वक्त ये किसी बहुत बड़े अवार्ड से कम नहीं। ये मेरा ख्याल है ग्रैमी अवार्ड है आपके लिए जो लता जी ने आपको। जी। अच्छा जावेद, ये फरमाइए, जावेद ये फरमाइए कि 6 जनरेशन हैं म्यूजिक डायरेक्टर्स की जिनके साथ लता ने परफॉर्म किया, आखिर उनके अंदर ये क्या चीज थी कि और कोई गुलकारा उस जमाने की या गुलकार वक्त के साथ साथ अपने अंदर इतनी तब्दीलियां नहीं कर पाया? क्योंकि जाहिर है म्यूजिक तब्दील हुआ है 6 डेकेड्स में, 60 बरसों में म्यूजिक के स्टाइल बदलते चले गए, और उन स्टाइल के साथ साथ लता ने अपने अंदर तब्दीलियां पैदा की हैं। ये क्या चीज थी उनकी जिसने उनको मुमताज रखा तमाम इस तब्दीलियों के बावजूद? मैं ये समझता हूँ उनका डेडिकेशन, उनकी रियाजत, उनकी प्रैक्टिस, यही एक ऐसी चीज है कि जो इंसान को हमेशा देर पा चलाती है। तो यही एक बात मुझे लगती है, क्योंकि मैं अक्सर सुनता था, आशा जी से बहुत सारी बातें होती हैं, वो कहती थी कि दीदी आज भी इस उम्र में भी वो रियाज करती हैं। और रियाजत एक ऐसी चीज है कि मुझे लगता है कि इंसान कभी भी पुराना नहीं होता है, आप हमेशा हमेशा बने रहते हैं। तो ये सारी चीजें हम जैसे लोगों को, बहुत सारे लोगों को सीखनी चाहिए, उनसे इंस्पायर होना चाहिए कि इस मुकाम पे आने के बावजूद भी उन्होंने रियाजत नहीं छोड़ी अपनी। अच्छा जावेद साहब, ये फरमाइए, इतना लंबा लेकर आए, ये फरमाइए कि लता जी के बाद आशा जी तो साथ साथ ही गा रही हैं कि कई डेकेड से, उनके घराने से कोई मेल भी गा रहा है लता जी के घराने से? मेल तो कोई है नहीं, मेल मैंने से सुना नहीं कोई के। हाँ, बेजू जो है हृदयनाथ साहब के बेटे आदित्य जी, लेकिन उन्होंने गाना शुरू किया था, आई थिंक उन्होंने कंटिन्यू नहीं किया, और वो क्या कारण था ये मुझे पता नहीं है। लेकिन उनके घराने से तो कोई मेल तो मैंने देखा नहीं कि कोई गायकी में आया। ठीक है जी हरमीत। अच्छा जावेद, अगर हम देखें तो बहुत सारे सिंगर जो है, यानी हमने लता जी में ये खसूसियत पाई है कि जब उन्होंने किसी हीरोइन के लिए गाना गाया तो ऐसा लगता था कि ये गाना जो है हीरोइन ही गा रही है, और जहां पे ये फिल्माया जाता था तो एक शहर सा तारी हो जाता था। ये खसूसियात जो है मेरे ख्याल में सिर्फ लता जी में ही पाई जाती थी। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि उसकी वजह ये है कि मैंने बहुत बार उनकी खास बात ये थी कि ना, वो जिस हीरोइंस के लिए गाती थी, जिन हीरोइंस के लिए उन्होंने गाया, उनके हाव भाव, उनके एक्सप्रेशंस बहुत है ना, वो स्टडी करती थी। और उसी की बदौलत वो उस कैरेक्टर में इतना, उस हीरोइन पे इतना उनकी आवाज का जो जादू तारी हो जाता था कि वो ऐसा लगता था वही गा रही है। ये एक कारण था, ये एक वजह थी कि ना, जिसकी वजह से वो जिस आर्टिस्ट के लिए गा रही है वो वैसा ही लगने लगता था कि जैसे वही गा रही है। तो ये तो खासियत और ये बात किसी में अंदर देखी नहीं। और मैं समझता हूँ कि ना, प्लेबैक सिंगिंग, फिल्म गायकी क्या होती है, उनसे सीखा है लोगों ने कि भाई है ना, जितने भी उनके बाद के लोग आए वो सब उनको एक इंस्टीट्यूशन मान के सीखते रहे हैं, सीखते रहेंगे। ठीक है जावेद, इस हवाले से भी बताइएगा, जिस तरह से आपने बता रहे थे कि आपको उनके साथ गाने का शर्फ तो हासिल नहीं हुआ, बट जब उन्होंने आपकी आवाज़ सुनी तो उन्होंने आपके लिए कुछ चीज़ें भिजवाई, गिफ्ट्स थे, ड्रेसेस, ज्वेलरी एटसेट्रा। बाद में आने वालों को वो किस तरह से अप्रिशिएट करती थी? आपको तो अप्रिशिएट किया, बाकी तमाम लोग जो वहाँ पर मौसीकी की दुनिया में जिन्होंने नया नया कदम रखा, जो यंगस्टर्स थे, जो यंग टैलेंट था, उसको वो किस तरह से मोटिवेट करती थी, अप्रिशिएट करती थी? बहुत ज्यादा। और उनको सब पता होता था कि कौन नया सिंगर आया है, कौन क्या गा रहा है, और किसमें क्या खास बात है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि ना, उनको जो भी अच्छा लगता था वो उसको अपना मैसेज जरूर पहुंचाती थी। और मैं समझता हूँ उनका मैसेज पहुंच गया, मतलब आपको तो एक, यानी आपकी जिंदगी में तो एक ऐसा मुकाम आ गया कि आप
बिलीव नहीं कर सकते कि लता जी ने आपको कॉल किया। तो इस तरह की बातें थी, उनको सब पता होता था, बिकॉज एक बहुत ही उनके खास मयूरेश जी हैं, तो वो उनको सारी खबर देते थे। और मैं ये समझता हूँ कि वो नए लोगों में से भी, क्योंकि उनके अंदर सीखने का मैंने बहुत सुना है, लता आशा जी बताती हैं कि नए नए लोगों से भी वो बहुत कुछ मतलब क्या कर रहे हैं, कैसा हो रहा है, वो सब करते हैं। इसलिए उनके गाने में और उनके म्यूजिक में इतनी ताजगी बनी रही। इंतहाई खूबसूरत आवाज। ताहिर, ये आप देखो, जैसे मैं बात कर रहा था कि 6 दहाइयाँ म्यूज़िक डायरेक्टर्स की, मदन मोहन भी उसमें आ जाते हैं, सलील चौधरी भी आ जाते हैं, मास्टर गुलाम हैदर तो पहले ही मौजूद थे, और फिर मॉडर्न बिल्कुल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, जैसे ये ए.आर. रहमान, जिया जले जान जले, दिया जले ना जले। और ये मतलब ये देखिए कि जो आपने पहली बात की कि डाइवर्सिटी इतनी थी कि 60 साल में इतने मौसीकार गा दिए, सलील चौधरी से लेके ए.आर. रहमान और मास्टर गुलाम हैदर से लेके लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लिए सबसे ज्यादा शायद उन्होंने अच्छा सर, ये देखिए कि जो जावेद साहब ये बात बता रहे हैं, पाकिस्तान में पिछले 40-50 साल में जो बात हमने पढ़ी है, देखी है, मैं लोगों के साथ बैठा भी हूँ, मलका तरन्नुम नूर जहां, उस्ताद नुसरत फतेह अली खान, सलामत अली खान साहब, यहाँ ये मिथ थी लता मंगेशकर के हवाले से कि जो उनके बाद आए, वो तो 1942 से 47 में तो वो हिट हो गई थी सेमी, जो मजबूर फिल्म का गाना गाया था मास्टर साहब का, उन्होंने गुलाम हैदर साहब का। उसके बाद मेहदी हसन साहब बाद में आए हैं, और बहुत सारे लोग, हुसैन बख्श गुल्लू बाद में आए हैं, गुलाम अली बाद में आए हैं, नुसरत फतेह अली खान बाद में आए। ये सब ने जाती तौर पे मैंने उनसे पूछा जिंदगी में, और उन्होंने बताया कि उनका जिंदगी का टारगेट था कि वो रियाज करें, एक्सीलेंस के करीब जाएं गाने की, और लता मंगेशकर उन्हें सुने। ये देखिए, ये टारगेट रही हैं लता जी। जब एक कसौटी बन गई सब कॉन्टिनेंट में और दुनिया में, तो वो फिर फनकारों का, सलामत खान साहब यहाँ लाहौर में उनकी इस्ताइयां गाते थे, ऐसे दोस्तों में बैठ के, आप भी बैठते थे, हम भी उनके साथ बैठते थे, तो रोते थे इनका, लता जी का गाना गा के। तो लता जी एक रोमांस रही हैं और रहेंगी गायकी की दुनिया में। और मैं ये अर्ज करना चाहूंगा कि 1904 में पहली रिकॉर्डिंग हुई है, गौहर जान ने गाया था। 1904 से लेके आज तक सेलुलाइट पे ऐसी आवाज जो है वो किसी की नहीं सुनी गई जैसी लता मंगेशकर साहबा। कंप्लीट पैकेज थी, उनका तलफ्फुज, उनके सुर, उनके ताल, और फिर देखिए कि कस्बियों को, प्रोफेशनल को भी वो पसंद आ रही हैं। एक लेमैन घर में जो औरत चूल्हे के आगे बैठी है, उसको भी उनके जमालियात ट्रांसफर हो रहे हैं। ऐसा पैकेज जो है 360 में मैंने और किसी आर्टिस्ट में नहीं देखा। आप इस पे सोच सकते हैं, बात कर सकते हैं, मुकम्मल। ठीक, हरमीत का भी सवाल ले लें। जी हरमीत। हाँ, जावेद साहब, आपने जब शुरुआत में सुनू की बात की तो उस्ताद बड़े गुलाम अली साहब जो है उनके बारे, वो लता जी के बारे में कहा करते थे कि ये कमबख्त कभी बेसुरी नहीं होती, लेकिन उनकी जो सुर थे, आज वही जिक्र जो है हम छेड़ रहे, हर प्रोग्राम में ये बात हो रही है। क्या कहेंगे सर? मैं यही, अभी आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं अभी 2 सेकंड पहले यही बात कहने वाला था कि ना, मुझे अभी है ना ये किस्सा सुनने को मिला कि मलबार हिल पे ना उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब रहा करते थे, और वहाँ उनकी रियाजत चलती रहती थी। तो कोई रिकॉर्ड में उनका गाना बज रहा था लता जी का, तो उन्होंने ऐसा आंख टेढ़ी करी और कहा कि कमबख्त कभी भी बेसुरी नहीं हुई होती है। ये कितनी बड़ी बात है। और आप यकीन मानेंगे, आज के जमाने में भी, मतलब इतने साल गुजर जाने के बाद में, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई है, बहुत सारे नए इक्विपमेंट्स आ गए हैं, लेकिन मैंने सुना है कि लता जी एक ऐसी वाहिद कलाकार हैं कि जिन्होंने लास्ट गाना भी अपना एक टेक में गाया है, वाह, बिना रुके। तो वो एक जो उनकी प्रैक्टिस बनी हुई थी इतने सालों की, उसको उन्होंने कायम रखा और उसको ही लेकर चली। वरना क्या होता है कि हम रिकॉर्ड करते हैं, 10 रिटेक्स होते हैं, 15 रिटेक्स होते हैं, लेकिन उन्होंने लास्ट गाना भी जो रिकॉर्ड किया वो भी एक
टेक में गाया। ऐसा नहीं कि आप पैच वर्क कर रहे हैं, आधी लाइन यहाँ से ले ली, आधी वहां से ले ली, या ऑटो ट्यून से, क्योंकि आजकल ऑटो ट्यून हो जाता है, सुर में किया जा सकता है एक सिंगर को, लेकिन लता जी के लिए ऐसा नहीं था। लता जी अपने तौर से गाती थी। ठीक। Oh my God, अच्छा रऊफ साहब, हम क्या था? थोड़े दिन पहले भी गालिबन फ्राइडे को हम डिस्कस कर रहे थे कि बहुत से भारतीय गुलकार ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने बहुत से नातिया कलाम पढ़े, और सिमिलरली पाकिस्तान से अगर देखा जाए, यहाँ उस टाइम अल्लामा मोहम्मद इकबाल थे, नज़ीर अकबर आबादी थे, उन्होंने इंडियन बहुत सी अहम शख्सियात पर कुछ ना कुछ तहरीरें लिखी। सिमिलरली अगर हम लता जी को देखें तो इन्होंने भी एक नातिया कलाम पढ़ा था। नूरजहां और लता की दोस्ती और मोहब्बत, और एक उसका मुझे याद है जुगनू मोहसिन मारूफ जर्नलिस्ट हैं, वो सुनाती हैं कि लता ने नूरजहां ने बताया कि वो जब बॉम्बे बहुत दफ़ा गई हैं तो जैसे वो अपने कमरे से बाहर निकली हैं तो एक गठड़ी सी पड़ी थी, तो उन्होंने कहा पता नहीं क्या गठड़ी है। तो वो जब उठी तो पता चला लता मंगेशकर जो है वो उनके स्वागत के लिए, उनके वेलकम करने के लिए ज़मीन के ऊपर बिल्कुल इस तरह बैठी हुई थी, उनके चरणों को छूते हुए। दीदी हमेशा उनको कहती थी। तो मतलब इतनी इज्जत दी है लता ने नूरजहां को हमेशा। पहले मैं आपको छोटा सा बात सुनाता हूँ कि जब मैंने उनका नवाज शरीफ साहब वजीर आजम ने कहा कि वो आए लाहौर में, तो इंटरव्यू हो रहा था। तो जब इंटरव्यू हो गया तो आखिर में लता जी ने पूछा कि मादाम आजकल कहाँ, मैडम दीदी कहाँ है। तो वो उस वक्त तक कराची शिफ्ट हो चुकी थी, उनकी बीमारी चल रही थी और आगा खान हॉस्पिटल में वो दाखिल थी। उन्होंने कहा कि मुझे दीदी का नंबर दे। तो हमारे जो सीनियर आशिक चौधरी, वो उनके भाई भी बने हुए हैं मलका तरन्नुम नूरजहां के, तो वहाँ उनसे नंबर हमने लेके दिया कि जी आप नोट करें। लता जी ने खुद वो नंबर 00 और 92 चौधरी साहब ने लिखवाया। वो दीदी से मतलब मेरे हवाले से उन्होंने मुझे ये शेयर किया कि मेरा राब्ता कभी भी टूटा नहीं है और मैं उनका हाल चाल भी पूछती रही हूँ। और आपको रऊफ साहब पता है कि जब झांझर फिल्म बन रही थी 1954 में, तो मलका तरन्नुम नूरजहां और लता जी की मुलाकात हुई थी यहाँ वाघा बॉर्डर पे, जी बिल्कुल बिल्कुल, नो मैन लैंड पे। वो आपने वाकया आपको पता है कि ये मैडम लैंड में दोनों रोते रहे गले मिलके। इस किताब में लता जी ने बयान किया है कि वो जाते हुए उन्होंने एक पोटली मैडम को दी, तो सिक्योरिटी वालों ने कहा जी कि ये आपने क्या उन्हें दिया, आप इसे दिखाएं। तो जाहिर है बॉर्डर सख्त था। तो जब वो पोटली खोली गई, टिफिन खोला गया, तो उसमें बिरयानी थी, मलका तरन्नुम नूरजहां ने अपने हाथों से बनाई, और आमों की एक डिश थी जबरदस्त, जो लता जी की फेवरेट डिश थी। ठीक है, थैंक यू। ताहिर सरवर मीर साहब हमारे साथ शो में मौजूद थे, जावेद अली हमें भारत से ज्वाइन किए हुए थे, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। सर एंडिंग नोट आपकी तरफ से आना चाहिए। बस वो ये है कि बर सगीर एक बहुत बड़े आर्टिस्ट से महरूम हो गया। मैं सब जाते जाते ये बात कहूँगा कि इतनी इनकसारी मौजूद थी लता में कि वो कहती हैं कि मुझे छोटी उम्र में गाना पड़ गया, जिसकी वजह से मैं प्रॉपर रियाज प्रैक्टिस नहीं कर पाई। अगर मैंने प्रैक्टिस की होती तो मैं और बड़ी आर्टिस्ट बनती और ज़्यादा बेहतर तरीके पे गा सकती। अब ये मतलब कमाल ही चीज़ है, ये एक्सीलेंस की मेराज है मतलब एक्सीलेंस की, इतनी इनकसारी मौजूद थी। ठीक हो गया। व्यूअर्स, इसी के साथ अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुशामदीद कहेंगे। व्यूअर्स, हम अपने इर्द गिर्द या पूरी दुनिया में अगर हम देखें तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो पेट लवर्स होते हैं, एनिमल लवर्स होते हैं, और वो अपने जानवरों के लिए कुछ ना कुछ मुनफरद करना चाहते हैं, उनकी केयर बहुत डिफरेंट अंदाज में करते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी होते हैं बाय द वे। और इसके साथ साथ बहुत से अगर हम ये भी चीज़ देखें तो पाकिस्तान में ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन हो रही है कि एनिमल के राइट्स के लिए बहुत से लोग इंडिविजुअल लेवल पर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, जो कि बड़ी खुशाइंद और एप्रिशिएबल बात है। अभी जिन मेहमान शख्सियत से आपका तारुफ करवाने जा रही हूँ, इनका टारगेट और इनका विजन ये था कि जिस तरह से इंसानों की एक आइडेंटिटी होती है आईडी कार्ड के जरिए, इस तरह जानवरों की भी आइडेंटिटी एंड आईडी कार्ड होना चाहिए। सो ये इनका टारगेट था, ये इनका बड़ा क्रिएटिविटी वाला विजन था। एंड अगर इसके बारे में हम ये कहें कि दिस वेंट वायरल ऑन सोशल मीडिया, ऐसा टारगेट आपका वो था नहीं कि वायरल करना है, बट ये अल्लाह की तरफ से नेचुरली हो गया और अब
लोग इसको बहुत ज़्यादा पसंद भी कर रहे हैं। माहम सुहेल जो कि एक फ्रीलांसिंग ग्राफिक डिज़ाइनर है, हमारे साथ इस वक्त शो में मौजूद है। माहम, थैंक यू सो मच, वेलकम टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। माहम, किस तरह से ये आइडिया आपके दिमाग में आया कि जानवरों को भी शनाख्त देनी है, आईडी कार्ड देना? So I've always been an animal lover, but this idea, ये जो idea है, it wasn't कि मैंने पहले से plan किया हुआ था कि ये चीज़ viral होगी, लोगों को अच्छी लगेगी. It was a very personal thing for me. I have a pet at home myself. It's a pet bird basically, and when he turned 1, I thought it would be a funny joke कि मैं इसका एक CNIC बना देती हूँ as if he's a grown person. तो मैंने सोशल मीडिया पे लगा दिया. I share most of my work online, and the response to that was so supportive, and people were like, अच्छा मेरी एक बिल्ली है, उसके लिए कार्ड बना दे, मेरे 2 dogs हैं, मेरी दोस्त के dogs हैं. The response was so overwhelming, and it made me realize how many people were backing this idea, and how many people cared about their pets basically. So because of that, I was like, this could be symbolically something so important within animal rights, because ये जो जानवर हैं ये भी इस मुल्क में रहते हैं, right? Born and raised in Pakistan, तो उनके rights, why don't they matter at all? अच्छा, जिस तरह से आपका ये आइडिया था, लोगों ने इसको बहुत अप्रिशिएट किया, ये आपका अपना आइडिया था या आपने भी कहीं से पिक किया, किसी को देखा था? नहीं, it's because basically my bird is a huge part of my online personality. Like अक्सर जोक चलता है कि birds are very social in a way, उनकी अपनी personalities होती हैं. So the idea of a card was completely based on him being his own person basically. माम, ये बताओ कि ऐसे मजाक में पूछ रहा हूँ कि हम जब अपने आईडी कार्ड के लिए आते हैं तो फिंगरप्रिंट्स वगैरह लेते हैं, तो बर्ड के कौन से प्रिंट्स लिए जाते हैं? उसके बेसिकली जो उसका जो पाँव है उसका किया तुमने ये भी? मैंने किया है ऑन द ओरिजिनल कार्ड. अच्छा, ऐसे ये ओरिजिनल नहीं है, कौन सा ये फोटोकॉपी है? नहीं, दिस इज द फर्स्ट ओरिजिनल कार्ड दैट आई हैव. अच्छा, दिखाओ ना, इसको दिखाएं भी लोगों को. बिल्कुल आईडी कार्ड जैसे होता है उस तरह से ये मिलता जुलता है, कोई इसमें फर्क नहीं कर सकता मतलब देखने में. इसके ऊपर लिखा क्या हुआ है जरा ये भी पढ़ लें. कैस्पर उसका नाम है और मेल है, पाकिस्तान, और फिर इसको एक नंबर, फोन नंबर आपने अपना दिया? नहीं, ये मैंने उस बर्ड शॉप का गलती से डाल दिया था, उनको फिर बहुत कॉलें आई थी, ऑनलाइन वायरल हुआ था. उन्होंने कहा कौन है कैस्पर, हमें इतनी कॉलें क्यों आ रही है उसके रेफरेंस से. अच्छा, सो हरमीत, ये आईडी कार्ड देखा आपने? हाँ, मैं वही परेशान भी, हैरान भी और सोच रहा हूँ कि माम ने कमाल कर दी है भाई. वैसे एड्रेस जो है ये भी थोड़ा सा डिफरेंट होगा ना कि अब किसी पेट का जो है एड्रेस भी लिखना होगा, वो भी एक अलग. माम ये बताइए कि मुश्किलात तो ज़रूर हुई होंगी, जाहिर बात है कि पहले लोगों ने मजाक भी उड़ाया होगा, फिर आपने बोला कि भैया काम तो करना है. तो मुश्किलात के बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि शुरुआत में जब आपने ये आइडिया लेके आई तो क्या क्या मुश्किलात थी आपके लिए, और लोगों को समझाना वो भी एक अलग मसला तो था, वो भी एक अलग वो है. ऑनेस्टली शुरू में ट्विटर पे मसला हुआ था कि लोगों ने कहा था कि ये नकली आईडी कार्ड बना रही है, ये तो इसको तो जेल में बंद होना चाहिए. अच्छा, इसके तोते को भी पकड़ लें. नकली प्लास्टिक का कार्ड है, हम लोगों को क्या मसला? नकली है या असली है, बट आइडिया जो है वो बहुत डिफरेंट है, इनोवेटिव सा है, उसको अप्रिशिएट करना बनता है. इट वाज वेरी फनी. लोगों ने नादरा के ट्विटर को टैग कर दिया, उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने बस ट्वीट लाइक कर दिया. लगे रहो. अच्छा, ये बताओ, जानवरों के हवाले से आप राइट्स वगैरह की बात कर रहे हैं, मतलब आपके ख्याल में पाकिस्तान में जिस तरह से जानवरों के साथ सलूक होना चाहिए उस तरीके से सलूक नहीं है, जिसकी वजह से आपने मतलब वो किया? तो कोई ख़ास टारगेट है कि मैं चाहती हूँ कि ये हो जानवरों के लिए, इस तरीके से उनकी हिफाजत हो? फिर आपने बहुत से उनके बारे में भी आ रहा था कि जो लावारिस फिर रहे होते हैं, कुत्ते हैं, उनको मार दिया जाता है, उस हवाले से भी आप कैंपेन चला रही हैं, तो उस बारे में भी बताओ जरा. जी, बेसिकली सो with the cards, I've been fortunate enough to do some work with Todd's Welfare, जो इस वक्त लाहौर का one of the biggest animal sanctuaries here. And उनका यही होता है कि जुल्म क्यों करना है जानवरों पे. All over the world, abroad, हर जगह पे laws हैं कि आप जानवरों पे जुल्म नहीं कर सकते. You are fined, you are jailed. यहाँ पे there is nothing there that protects animals. लोग मार के उठा के फेंक देते हैं. क्यों? क्योंकि कुत्ता बाहर भौंक रहा था. इंसान ज्यादा ऊंचा बोलता है कभी-कभी, लेकिन It's just because वो बोल नहीं सकते, people think they can be cruel to animals. अच्छा, जिस तरह से अब लोग जो हैं, आपका आइडिया उन्होंने अप्रिशिएट किया, बहुत से लोग, जिस तरह से आपने कहा बहुत कॉल्स आई कि हमें भी आईडी कार्ड चाहिए जानवरों के लिए, अब वो अपने ओन पर ये काम शुरू कर चुके हैं या अभी भी बहुत से लोग आपको कांटेक्ट करते हैं और वो आईडी कार्ड की डिमांड करते हैं, और अगर वो करते हैं तो फिर आपको उनके लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर होती हैं? बेसिकली मैं कोशिश करती हूँ 1 to 2 times a month में एक फॉर्म खोलती हूँ जिसमें लोग अपनी सारी
पेट्स की पिक्चर डालते हैं, इंफॉर्मेशन, नेम, सिग्नेचर, पेट का कोई नकली सिग्नेचर उन्होंने खुद किया हुआ होता है वो डालते हैं, अगर नहीं किया होता तो मैं खुद से कोई सिग्नेचर पॉ प्रिंट का डाल देती हूँ। फिर उसके बाद आई हैव अ मैनेजर बेसिकली, मरियम, शी बेसिकली हेल्प्स मी ऑर्गेनाइज ऑल द डेटा। फिर मैं इंडिविजुअली लोगों के कार्ड्स रेडी करती हूँ एंड देन आई मेल देम आउट दी एक्चुअल कार्ड्स। इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस और बहुत वो होता है कि ये भी बताओ जरा इंफॉर्मेशन मिक्स अप ना हो। हाँ कि कौन कौन से इलाकों के कौन कौन से शहरों के अभी आईडी कार्ड जो है वो तकरीबन बन चुके हैं या बन गए या डिमांड हो रही है उसकी? सबसे पहले तो लाहौर वेंट इनसेन, उसके बाद इस्लामाबाद, रावलपिंडी, फैसलाबाद से गुजरावाला भी मैंने कुछ कार्ड्स भेजे हैं। किसी ने अपने बकरे का कार्ड भी बनवाया था, आई डोंट नो ईद तक मेरे ख्याल में ये सब रहेगा। चीजें ना शौकिया होती हैं, है ना, शौक के लिए। अच्छा, लोग आपसे कांटेक्ट करते हैं, आप उनको नहीं वो राज बताती हैं? मेरे ख्याल में शायद इतना कोई मुश्किल काम ना, वो खुद से भी बनवा सकते हैं। मुश्किल काम नहीं है ऑनेस्टली, बट the reason I still choose to do it by myself is इतना मज़ा आता है जब आप किसी पेट लवर से बात कर रहे होते हैं, वो बताते हैं अच्छा इसकी ना बचपन में एक चोट यहाँ लग गई थी तो आपने ना इसका ना ये हल्का सा ये बनाना है निशान। छोटी छोटी बातें, इट्स सो इंडीरिंग कि एक जानवर एक फैमिली का कितना बड़ा हिस्सा होता है। तो आई रियली जब आप लोगों को कार्ड्स बना कर देती हैं तो आप उसके लिए कोई चार्ज भी करती हैं या फ्री ऑफ कॉस्ट? No, I definitely charge them because it's very time consuming. I charge them about 2K per card. ठीक है। Because it's definitely time consuming. And और वैसे अगर आईडी कार्ड गुम हो जाए, जिस तरह नादरा में हमारा आईडी कार्ड गुम हो जाता है तो फिर 4,000-5,000 रुपया हमें एक्स्ट्रा देना पड़ता है, तो ऐसे में कोई आपने कोई लवाजमात या इस तरह के से कवानीन बनाए हुए? ऐसे हुआ है कि मैंने किसी को अगर कार्ड शिप किया है तो बिकॉज ऑफ सम इशू उनको कार्ड मिला नहीं या कार्ड डैमेज हुआ है, आई ऑलवेज रिप्लेस द कार्ड फॉर फ्री बिकॉज इट्स एन इम्पोर्टेंट थिंग। एक इमोशनल चीज इंपॉर्टेंट है, यू कांट कीप ओवर चार्जिंग पीपल फॉर समथिंग। अच्छा, जिस तरह से हमारा एक सेंटर है नादरा, चले वो तो हुकूमती इदारा एक है, बट आप सोचते हैं कि आप भी जानवरों के लिए कोई ऐसा इदारा बनाए जहां से उनको कार्ड्स जो हैं वो इशू किए जाएं और इसका सेहरा आपके सर पर सजे? Maybe in the future, you never know, because I do want to expand on this in the future. क्या हरमीत क्या कहा? मैंने कहा रश बड़ी होगी दफ्तर के बाहर, कुत्ते बिल्ले सारे, मतलब हाँ भाई मेरा नंबर आएगा, कब आएगा? अच्छा, लोग ये कितना वो हो सकता है? लोग मशवरे भी लेते हैं कि मतलब मेरे कुत्ते को ये हो गया या मेरी बिल्ली को ये हो गया या मेरी बकरी को ये हो गया, साइकोलॉजिकल प्रेशर हैं। मैंने देखा है बाकायदा। आईडी कार्ड गुम हो गया तो अखबार में फिर तस्वीर आई कि भाई एक आदत आईडी कार्ड गुम हो गया मेरे, तो ये भी हो सकता है ना? Honestly, लोग सबसे ज्यादा मुझसे बर्ड्स का ही पूछते हैं because I have a bird and they're hard to raise. उसके अलावा कोई कुछ पूछते हैं, मैं कहती हूँ यार I'm not responsible, आप प्लीज किसी वेट से पूछें इसका क्या इलाज है। मैं बस कार्ड बनाती हूँ, मैं आपको इलाज नहीं बता सकती। ठीक है, ठीक है। अच्छा, और सबसे ज्यादा मतलब कार्ड, डॉक्टर भी आपको समझ लिया। हाँ। अच्छा, बहुत से लोग क्या ऐसे आते हैं जो मतलब मुख्तलिफ किस्म की अजीबो-गरीब किस्म की फरमाइशें करते हैं या आपको बड़ी हंसी आती है कार्ड बनाते हुए, यार क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं? जी पता नहीं, एक बार किसी ने कहा था कि किसी का ऑर्डर आया था, उन्होंने फुल फॉर्म फिल किया, नाम भी प्यारा सा था। मैंने कहा जानवर कौन सा है? उन्होंने अपनी गाड़ी का फॉर्म फिल किया था। उनके पास एक मेहरान थी। अच्छा, हाँ सीरियसली? उन्होंने नहीं आई एम सीरियस, उन्होंने अपनी मेहरान के लिए फॉर्म फिल किया था कि इसका पेट। मैंने कहा ये गाड़ी, उन्होंने कहा जी। मैंने कहा ये गाड़ी है, उन्होंने कहा, मैंने कहा तो क्यों? कहते हैं ये गाड़ी अच्छी लगती है। तो फिर आपने बना दिया? नहीं, मैंने उनको कहा मैं गाड़ी नहीं बनाऊंगी। पहली बात सुना है गाड़ी बस वैसे ही आपसे बात करने का शौक रखते होंगे। उन्होंने एक फुल फॉर्म फिल किया, यू नो, उन्होंने गाड़ी की पिक्चर्स लगाई, गाड़ी का सिग्नेचर क्या होगा। अच्छा, लोग प्रैंक्स वगैरह भी करते हैं, मजाक भी करते हैं? So far no, actually people feel so strongly about this. आज तक कोई प्रैंक नहीं हुआ। I guess ये जो गाड़ी वाली चीज़ है, you could call it a prank, but I think वो सीरियस थे गाड़ी के बारे में। ठीक। अच्छा वहाँ ये जो मैंने शुरू में भी सवाल किया था कि जो आवारा कुत्ते हैं उनके बारे में मतलब ये होता है कि उनको मार दिया जाए। अब दो तरह की सोच पाई जाती है ना, एक तो जैसे वाक़यात हो जाते हैं कि कुत्तों के कांटे से कोई बच्चा मर गया, एक तो वो सूरत हाल है, और एक ये है कि मतलब उनको एक कैंपेन चलती है, उस कैंपेन में होता है कि 100 कुत्ते मार दिए, 200 कुत्ते मार दिए। तो इस बारे में आप क्या फील करती हो, क्या होना चाहिए? आई थिंक डॉग कलिंग इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। आप किस तरह से, क्योंकि आपने वीडियोस देखी हुई हैं, डॉग्स की बॉडीज को एक ट्रक में लोड कर रहे होते हैं, बस फेंक रहे होते हैं। द थिंग इज कि ये स्ट्रे एनिमल्स कहाँ से आते हैं? द थिंग इज यहाँ पे देयर इज नो लॉ फॉर ब्रीडिंग। यहाँ पे ब्रीडर्स होते हैं, लोगों को
लोगों से पैसे लेते हैं, लोगों को एक डॉग की ब्रीड चाहिए होती है, लोगों को दे देते हैं ओवर ब्रीडिंग करके, लोगों को फिर वो जानवर नहीं चाहिए होते हैं, लोग घर से निकाल देते हैं, वो जानवर स्ट्रे बन जाते हैं, स्ट्रे जानवर लोगों को काटते हैं. इट्स अ साइकिल एंड until there are laws in place to prohibit certain types of breeding and overbreeding and also then violence towards these animals, ये चीज सॉल्व नहीं होगी. एक साइकिल है. कैट्स की भी ओवरब्रीडिंग होती है. तो कैट तो ये ना कि खतरनाक नहीं अच्छा, होती हम अगर हम देखें जो हमारे बहुत सारे जू हैं जहाँ पे हम जाते हैं, चिड़ियाघर हैं, वहाँ पे क्या आपको लगता है, क्योंकि हम तो देखते हैं बहुत सारी चीज़ें हमें गैर मुनासिब जो रवैया है वो इंतज़ामिया के भी लगता है, खाने पीने के हवाले से, लेकिन क्या आपको लगता है कि जो दुनिया जो है जानवरों को जिस तरह ख्याल रखती है, हमारे चिड़ियाघर में दावे बड़े किए जाते हैं मुख्तलिफ चीज़ों के हवाले से, लेकिन क्या उसी तरह ख्याल रखा जाता है? सो द थिंग इज कि हम एक ऐसे अब टाइम में रह रहे हैं कि मुझे कोई जानवर एग्जॉटिक दुनिया का देखना है, आई बी एबल टू लुक अप अ डॉक्यूमेंट्री ऑन इट, मैं पिक्चर सर्च कर लूँगी, मैं हर चीज़ सर्च कर लूँगी. बचपन में मैं भी जू में गई हूँ, मेरी अम्मी मुझे बहुत लेके गई हैं, बट मेरा सवाल है कि अब जूज, व्हाट इज़ द यूज ऑफ जूज? आपको क्या मिल रहा है? एक लेथार्जिक एनिमल जिसको प्रॉपर टाइम पे खाना नहीं मिला हुआ, एक गंदे पिंजरे में रह रहा है, बू भी आ रही है उस जगह से, आपने वहाँ खड़े होके क्या करना है? अच्छा, मेरे ख्याल में चीजों को इम्प्रूव किया जा सकता है, बेहतर किया जा सकता है, क्योंकि ये बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो अपने घरों में जानवर नहीं रख सकते, उनके लिए एक अच्छी चीज है. जी सर, आप कुछ कह रहे थे? हाँ, मैं ये कह रहा था कि बहुत से लोग इस मतलब के हक में हैं कि कैंपेन्स भी चलती हैं कि जानवरों को वापस उनकी जो हैबिटेट है उसके अंदर छोड़ दिया जाए. शेर है तो शेर को शेर के हैबिटेट में रखा जाए. अभी कवान का वाक़या भी हुआ था जिसको छुड़ाने के लिए शर यहाँ पे कवान को पता नहीं कितने सालों से जंजीर से बांधा हुआ था, जी. और वो अकेला रह रह के डिप्रेशन का शिकार हो रहा था, मेंटल इलनेसेस पैदा हो जाती हैं, मेंटली उसके वो हो गई थी. तो फिर शर मशहूर गुलकारा है अमेरिका की, वो बाहर जाके बड़े मजे कर रहा है वैसे. हाँ, उसको मतलब जो वायरल हो रही है ना. बिल्कुल वो है. मतलब तो आप भी इस फेवर में हो कि जानवरों को इसकी बजाय उनकी वापस जो हैबिटेट है उसके अंदर छोड़ दिया जाए? डेफिनेटली, बिकॉज अगर आप इतने इंटाइटल्ड हैं एज ए लिविंग बीइंग कि ये जानवर मेरी एंटरटेनमेंट के लिए बना है, तो बात वहाँ खत्म हो जाती है. व्हाई? ये आपकी एंटरटेनमेंट के लिए तो नहीं बने ना. देयर आर पार्ट ऑफ देयर ओन इकोसिस्टम, देयर आर पार्ट ऑफ नेचर. आपने एक पिंजरे में जानवर को डाल के आपको क्या होगा? यू नो व्हाई? एंड यू नो फिर पीपल ऑफन आस्क मी कि नहीं आपके पास तो बर्ड है. आप ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुश आमदीद कहेंगे. दांतों की मुकम्मल हिफाजत किस तरह से यकीनी बनाई जाए और दांतों की सेहत को किस तरह से इंटैक्ट रखा जाए, इसके लिए कोलगेट स्पार्कल जो है एक बेहतरीन किस्म का टूथपेस्ट है जिसमें शामिल है फ्लोराइड, इसमें शामिल है लौंग, इसमें शामिल है पर्ल पाउडर, जो कि हर एतबार से इस टूथपेस्ट को एक मुकम्मल टूथपेस्ट बनाता है. फ्लोराइड की अगर हम बात करें तो फ्लोराइड आपके दांतों को बहुत ज़्यादा मजबूती प्रोवाइड करता है और इसी के बायस आपके दांतों में कैविटीज़ नहीं लगती. जब कैविटीज़ नहीं लगेंगी सो ऑटोमेटिकली कीड़ा भी नहीं लगेगा. सो आपके दांतों की मजबूती के लिए फ्लोराइड बहुत ज़बरदस्त इंग्रेडिएंट है. इसके साथ साथ अगर हम देखें पर्ल पाउडर, सो पर्ल पाउडर दांतों को बहुत ज़्यादा सफ़ेदी फराहम करता है. और साथ ही साथ अगर हम लौंग देखें तो आपके दांतों में किसी भी किस्म की ठंडा गर्म लगने की कोई भी कंप्लेन है या इसके अलावा कोई भी तकलीफ है सो आप इसको अवॉइड कर सकते हैं विद दिस कोलगेट स्पार्कल, क्योंकि इसमें लौंग का इस्तेमाल किया जाता है. प्लस ये आपका जो सांस है उसको महकता रखता है. और अगर आप बहुत अच्छे रिजल्ट्स चाहते हैं तो इसके लिए आपको करना क्या है कि कोलगेट स्पार्कल को दिन में 2 मरतबा अच्छे किस्म के क्वालिटी ब्रश के साथ इसको इस्तेमाल करना है. और सिर्फ यही नहीं, एक अनाउंसमेंट भी है बट मेरे ख्याल में वो एंड पर बताऊंगी कि किस तरह से इनामात आप जीत सकते हैं. मैं ऐड कर दूं, और वो ये है कि रात को सोने से पहले आपने कुछ भी खाया हो, खाना खाने के बाद भी अगर आपका दिल चाहता है कुछ खाने को तो वो खा के आपने अपने दांतों को साफ़ करना है कोलगेट स्पार्कल से. और सुबह नाश्ते के बाद आपने हर सूरत में अपने दांतों को ब्रश करना है. ये 2 वक्त ऐसे हैं जिस वक्त आदमी सुस्ती का शिकार होता है, लेकिन सुस्ती का शिकार नहीं होना. आपने रात को सोने से पहले और सुबह नाश्ते के बाद अपने दांतों को साफ़ करना है. इसके अलावा पूरे दिन में कुछ भी मीठा आपने अगर खाया है तो मीठा खाने के बाद अपने दांतों को ज़रूर कोलगेट स्पार्कल से साफ़ करें, क्योंकि मीठे के भी ज़र्रात फंस जाते हैं आपके दांतों के बीच में, चिपक जाते हैं, और खाने के भी ज़र्रात चिपके होते हैं. इनको जिस वक्त आप साफ़ करेंगे तो आपके दांत हसीन भी लगेंगे, खूबसूरत भी होंगे और महफूज भी होंगे. वेरी राइट. और हरमीत का भी रुख कर लेते हैं. हरमीत, आप भी कोई रिक्वेस्ट करना चाहेंगे? जिस तरह शुरुआत में आपने कहा कि फ्लोराइड है, फिर
एप्पल पाउडर है, लौंग है, तो बहुत सारी चीज़ें एक टूथपेस्ट में अगर आपको मिलती हैं। और दूसरी बात ये कि उमूमन यही होता है, रोज़ साहब ने दुरुस्त फरमाया कि सुस्ती जो है बड़ी ज़्यादा हो जाती है, रात को वैसे हो जाता है कि भैया सो ही जाते हैं, कोई बात नहीं है। तो मैं उनसे ये कहूँगा कि भैया रात को सोते वक्त उससे कबल जो है, जब आप खाना खा लेते हैं और सोने का टाइम होता है, तो ब्रश ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जाहिर बात है कि बहुत सारी जर्म्स, बहुत सारी कैविटीज़ जो है वो जन्म भी लेती हैं और वो एक्टिव भी हो जाती हैं। तो ऐसे में जब आप कोलगेट स्पार्कल से ब्रश करते हैं तो बहुत सारी बीमारियों से आप बच जाते हैं। और वही बात, भाई दांत जो है हसीन चमकदार होते हैं, तो केयर करें, ख्याल करें अपने दांतों का, क्योंकि सेहत के हवाले से दांत जो है, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपके दांत सेहतमंद होंगे तो आप सेहतमंद होंगे और आप खाने को भी इंजॉय कर सकते हैं। वो कहते हैं ना, दांत हो तो फिर ही खाने का स्वाद आता है, हरमीत भी बात करता है, सो ये भी बहुत चीज जरूरी है। अच्छा, इसके साथ साथ सिर्फ यही नहीं, कोलगेट स्पार्कल आप लोगों के लिए ला रहा है कीमती इनाम जीतने का मौका। इसके लिए बड़ी आसान सी चीज आपने करना क्या है कि अपनी या अपने किसी भी फैमिली मेंबर की पिक्चर विद दिस कोलगेट स्पार्कल हमें व्हाट्सएप करें। व्हाट्सएप नंबर आप इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, और हम वो पिक्चर जो है आपकी वो अपने मॉर्निंग शो में भी दिखाएंगे, और इसी पिक्चर के साथ आप लकी ड्रॉ का हिस्सा बनेंगे और कीमती इनामात आपके मुंतजर हैं। नंबर मैं आपको बताती चलती हूँ, 030693197949, 030693197949, इस पर आपने हमें अपनी पिक्चर विद कोलगेट स्पार्कल व्हाट्सएप करनी है। अच्छा, गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ इस वक्त डेंटल सर्जन, डेंटिस्ट डॉक्टर शाहरुख हमें शो में ज्वाइन कर रहे हैं। शाहरुख, थैंक यू सो मच, वेलकम टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। शाहरुख, दांतों की हिफाजत ओवरऑल हमने करना क्या है, जो टिप्स हैं हर इंसान के लिए, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। कुछ तो जो है रऊफ साहब ने जो है वो मेरा काम पहले ही कर दिया है, पहले ही बता दिया जो है कि अगर दिन में आपने जो है वो 2 दफ़ा ब्रश करना है, तो रात को सोने से पहले बिल्कुल, जिसके बाद आपने खाना पीना नहीं है, और मॉर्निंग में जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ इन्होंने बताई जो है नाश्ते के बाद। हमारी हैबिट है नाश्ते से पहले की जो है, बट नाश्ते के बाद ब्रश करना, ठीक है, बिकॉज आपके पास उसके बाद कोई 4 से 5 घंटे की विंडो है जिसके अंदर आप कुछ खा पी नहीं रहे। सो यू नीड योर ओरल कैविटी टू बी क्लीन, ठीक है, ताकि कोई भी जो है वो केरियस एक्टिविटी, कोई भी डिके एक्टिविटी आपके ओरल कैविटी के अंदर ना हो, बिकॉज इट्स अ ट्रायंगल जिसके अंदर एक एंड के ऊपर टाइम है, एक एंड के ऊपर फूड है, और एक एंड के ऊपर बैक्टीरिया है। इसमें से आप बैक्टीरिया एंड टाइम को एलिमिनेट नहीं कर सकते, तो आपको फूड एलिमिनेट करना है ताकि ये ट्रायंगल कंप्लीट ना हो, ठीक है। सो जनरली स्पीकिंग जो है, अगर आपने दिन में 1 मरतबा ब्रश करना है जो है, तो वो रिकमेंड कि आप रात को सोने से पहले करें, बिकॉज इट्स द लॉन्गेस्ट टाइम जिसके अंदर आपके मुंह के अंदर स्लाइवा कंटेंट कम हो जाता है। जनरली जो टंग क्लीनिंग है जो है, टंग खुद भी जो है वो क्लेंस करती है आपकी ओरल कैविटी को जो है, वो भी उसकी मूवमेंट जो है वो ख़त्म हो जाती है। सो वी रिकमेंड कि दिन में 1 मरतबा ब्रश करें अगर करना है तो, ठीक है, लेकिन 2 दफा करना है, अगर आपने अपने दांत रखने हैं तो, अगर 2 दफा लेकिन जरूरी है, मतलब 2 दफा हो तो अगर नाश्ते के बाद भी करें तो और ज्यादा जरूरी दैट इज बेस्ट, ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसमें रोमा का हमेशा सवाल एक होता है, और वो ये है कि ब्रश के पीछे वो जबान साफ करने के लिए भी बना होता है, बहुत से ब्रश वगैरह ऐसे होते हैं। जबान को साफ करने की क्या अहमियत है? जुबान को देखिए, आप की ओरल कैविटी गेटवे है टू ऑल योर बॉडी, ठीक है। सो अगर इसके अंदर कोई भी लेफ्ट ओवर कंटेंट रहेगा जो है, वो बेशक जो है वो आपके दांतों पे है या बेशक आपकी जुबान के ऊपर है, ठीक है जो है, तो दैट विल बिकम अ कॉज ऑफ इन्फेक्शन इन योर बॉडी, ठीक है। तो ज़रूर जो है आप मीन ज़रूरी नहीं है कि उसकी बैक साइड से साफ करें जो है, आप जनरली ब्रश जब कर रहे होते हैं तो आप उस ब्रश से ही जो है वो टंग क्लीनिंग जो है वो कर सकते हैं। ठीक है जी हरमीत। अच्छा शाहरुख, एक और चीज़ अगर हम देखें तो बहुत सारे लोग जो है वो कहते हैं कि भैया ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं रेगुलर डॉक्टर्स के पास, और एक प्रॉब्लम तो ये है कि डेंटिस्ट हैं तो पैसे भी बहुत ले लेते हैं, वैसे लेते हैं बाहर दुनिया में बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा कम है लेकिन लेते बहुत हैं। तो ऐसे में सर क्या ट्रीटमेंट भी होती है, फिर भी उनके दांतों का जो मसला ये हल नहीं होता, क्या वजूहात है? टूथपेस्ट पे प्रॉब्लम है, ब्रश में प्रॉब्लम है, क्या मसला है? सबसे पहले तो देखें जो है कि हम कहते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग जो है, हम डेंटिस्ट के पास उस वक्त जाते हैं जब काम बहुत ज़्यादा बिगड़ गया होता है, ठीक है,
और एज ए डॉक्टर जो है वो हमारी भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। वी कैन नॉट रिप्लेस द थिंग्स जो कि जो है वो अल्लाह ने बनाई हैं, ठीक है। हम उसका अल्टरनेटिव क्रिएट तो कर सकते हैं जो है, ठीक है, बट हम उसको उस तरह से जो है वो रिस्टोर जो है वो करने की कोशिश करते हैं। बट वन थिंग, एक चीज़ याद रखिएगा कि ये इसी तरह ही है कि जब हम ट्रीटमेंट करते हैं तो एक उसका ट्रीटमेंट फेज है, द सेकेंड वन इज मेंटेनेंस फेज जो है। अगर आप मेंटेनेंस फेज को फॉलो अप नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो आपका ट्रीटमेंट फेलियर के अंदर जाएगा ही। बिकॉज इट्स जस्ट लाइक दिस थिंग कि आपने गाड़ी ले ली और उसका ऑयल फिल्टर्स और उसकी मेंटेनेंस नहीं कर रहे, ठीक है, आप नहीं करेंगे जो है, ठीक है, तो वो खराब हो जाएगी जो है, ठीक है। सो इसी तरह मेडिकल फील्ड में जो है डेंटिस्ट्री के अलावा भी जो है मेडिसिन के अंदर जो है, ठीक है, इफ यू गेट सम हार्ट ट्रीटमेंट और एनीथिंग, तो आप उसके मेंटेनेंस फेज के ऊपर रहते हैं। यू रेगुलरली विजिट योर डेंटिस्ट और यू रेगुलरली विजिट योर मेडिकल डॉक्टर जो है टू कीप अ चेक ऑन थिंग्स जो है कि एवरीथिंग इज गोइंग राइट। तो अगर आप मेंटेनेंस फेज फॉलो करते हैं, ठीक है, वन थिंग जो है कि ट्रीटमेंट आपका ठीक हुआ है, अप टू द मार्क हुआ है, तो सो चूज वाइजली, ठीक है। पैसों के ऊपर स्लोली पैसों के ऊपर मत जाएं, ठीक है, चूज वाइजली, ठीक है, अपनी सर्च पूरी करें जो है, जिस डॉक्टर के पास जा रहे हैं उसके क्रेडेंशियल्स और उसके काम को देखें, ठीक है, कि लोग उसके काम के बारे में क्या कहते हैं, उसका काम का प्रोग्नोसिस कितना लंबा है, ठीक है। मैं जनरली स्पीकिंग जैसे जो है मेरे पास पेशेंट आता है जो है, तो मेरा प्रोग्नोसिस एटलीस्ट फॉर 20 ईयर्स होता है जो है, ठीक है। मीन व्हेन आई डू अ रूट कैनाल या मैं कोई क्राउन कर रहा हूँ, ठीक है, तो मेरा टारगेटेड होता है कि ये मिनिमम 15 to 20 ईयर्स जो है वो लास्ट करे, इससे कम की ऑप्शन नहीं है हमारे पास जो है, ठीक है। सो फॉर टू डू दैट थिंग जो है आई हैव टू स्पेंड टाइम, आई हैव टू स्पेंड मनी एक्चुअली, ठीक है, जो है उसके ऊपर जो है वो मैं प्रॉपर काम करूंगा, प्रॉपर मटेरियल यूज करूंगा, तो ही जो है मैं जो है वो रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर सकूंगा जो है। तो आई नो दिस थिंग जो है, ठीक है, कि डेंटिस्ट्री इज एक्सपेंसिव जो है, बट इट्स एक्सपेंसिव फॉर टू रीजंस। एक तो जो है वो वी प्रैक्टिस लाइक अ सिंगल एंटिटी जो है, हम किसी मेडिकल जो है वो हॉस्पिटल के अंदर मोस्टली जो है वो काम नहीं करते जो है, हम प्राइवेटली रन करते हैं चीज़ों को जो है, उसके ओवरहेड्स भी हैं जो है। और देन whatever we use in dentistry is imported actually. Nothing is made here in Pakistan. That's unfortunate actually. From dental equipment to dental material जो है, nothing is made in Pakistan. So that makes actually dentistry expensive जो है। अच्छा, एक और चीज शाहरुख, ओवर ब्रशिंग से भी बहुत डेंटिस्ट कहते हैं कि अवॉइड करें, इसके क्या नुकसानात हैं? यस, फर्स्ट ऑफ ऑल जो है आप याद रखिएगा कि ब्रश अगर आपने यूज़ करना है तो दैट शुड बी अल्ट्रा सॉफ्ट वन, बिकॉज आप ब्रश से जो है वो रगड़ नहीं रहे दांतों को जो है, जस्ट उसके ऊपर जो फूड की एक लेयर लग रही है उसको आपने रिमूव करना है। और टूथपेस्ट जो है दैट इज अ सर्फेक्टेंट एंड एडिशनल एड जो कि फ्लेवर देगी जो है आपके मुंह में, ठीक है। और एडिशनली जस्ट लाइक अ सर्फ जो है, आप जो है वो हम कपड़े धोते हैं तो सर्फ यूज करते हैं जो है, तो उससे एडिशनल क्लीनिंग होती है उसकी, ठीक है। सो एक्सेसिव ब्रशिंग विद फोर्स एक्चुअली, ठीक है, इट्स डेट्रीमेंटल टू योर टूथ स्ट्रक्चर जो है, ठीक है। आपने अक्सर देखा होगा दांतों के जहाँ पे गम और दांत का मार्जिन आ रहा होता है, वहाँ के ऊपर जो है वो कैविटीज बनना शुरू हो जाती हैं लोगों के जो है। दैट इज ड्यू टू द थिंग जो है कि आप बहुत फोर्सफुली जो है वो ब्रशिंग कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जो चीज़ आपके दांतों के ऊपर जो है वो हार्ड फॉर्म के अंदर जो है वो एक्यूमुलेट हो गई है जो है, वो आप जितना मर्जी ब्रश कर लें जो है वो आप नहीं उतार पाएंगे। यू नीड अ प्रोफेशनल क्लीनिंग सेशन फ्रॉम अ डेंटिस्ट जो है टू रिमूव दैट थिंग जो है। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाहरुख हमारे साथ शो में मौजूद थे और किस तरह से आप दांतों की हिफाजत को यकीनी बना सकते टिप शाहरुख ने हमारे साथ शेयर की। अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुशामदीद कहेंगे। व्यूअर्स, PSL 7 को हम थोड़ा सा डिस्कस कर लें। इसका जुनून अभी भी बरकरार है और बेस्ट परफॉर्मर अगर देखा जाए मुल्तान सुल्तान्स थ्रू आउट बहुत अच्छा खेली है। कल का अगर हम मैच देखें तो इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस कराची किंग्स मैच जो था वो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने अपने नाम किया। कराची किंग्स अभी तक कोई इतनी खातिर ख्वाह परफॉर्मेंस नहीं दे सकी। इसकी क्या रीजंस है, कहाँ पर वो लैग कर रहे हैं? इरफान ज़हीर हमारे साथ शो में मौजूद है। इरफान, थैंक यू सो मच, वेलकम टू आवर शो।
इरफान, क्या वजह है कराची किंग्स कल भी मैच हार गई, कहाँ पर उनके वीक पॉइंट्स हैं, वीक एरियाज हैं जिनको अभी तक वो ओवरकम ही नहीं उन चीजों को कर सिर्फ हार नहीं गई, मुसलसल पांचवा मैच हाँ। और दूसरी बात यही है कि पांचवा मैच हारने में एक भी प्लेयर उनका ऐसा नहीं है जिसने बहुत शानदार परफॉर्मेंस दी हो। शादाब ने जिस तरीके से कल भी गेंदें की हैं और फिर बैट भी उन्होंने बड़ा अच्छा, मतलब वो तो फॉर्म में नजर आ रहा है। लेकिन हमारे कप्तान साहब बाबर आजम साहब, एक मैच में उन्होंने 90 रन की इनिंग खेली, लेकिन वो 90 रन की इनिंग भी उनकी किसी काम ना आई। तो बुनियादी तौर पे मुझे पता है आपने तो कहना है कि बाबर आजम इज द रीजन। बाबर आजम ना तो कप्तानी अच्छी कर पा रहा है और ना ही बैटिंग अच्छी कर। देखिए रऊफ साहब, कप्तानी की तो चले मैं उस पर नहीं बात करता, 2-3 चीजें इसकी ओवरऑल देखनी पड़ेगी। पिक पहले, सबसे पहले देखें कि पिक बड़ी खराब की इन्होंने। अगर आप बैटिंग लाइनअप कल की भी देखें तो सिर्फ आपको ओपनर 2 नजर आते हैं, बाबर आजम और शर्जील। उसके नीचे कोई भी प्रॉपर बैट्समैन नहीं है, ऑल आर ऑलराउंडर। और नबी जो है वो भी बैटिंग ऑलराउंडर है, मतलब बॉलिंग भी उसी तरह ही करते हैं, बॉलिंग ऑलराउंडर कह सकते हैं आप। फिर इसी तरह जो क्लॉक था, फिर आपने जो कीपर डाला, वो कीपर आपने डाले कोई नहीं बेसिकली, कभी जो क्लॉक से कीपिंग करवा रहे हैं, ठीक है, साहबजादा फरहान से आपने कल कीपिंग करवाई। आल्दो के उन्होंने लास्ट जो नेशनल T20 कप हुआ था उसमें बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। तो जब आप कोई भी इवेंट खेल रहे हैं और आप कोई प्रॉपर बैट्समैन नहीं डाल रहे, कम से कम 4-5 बैट्समैन आप किसी भी टीम के देखें तो प्रॉपर बैट्समैन है। कराची किंग्स के सिर्फ 2 बैट्समैन है, तो 2 बैट्समैन से तो आप टूर्नामेंट नहीं जीत सकते, इवन मैच भी नहीं जीत सकते, जो नजर आ रहा है। दूसरा, हमने जिस तरह लास्ट PSL में बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया बाबर को, बाबर की बहुत ज्यादा गलतियां नजर आ रही हैं, बहुत ज्यादा एक्सपोज हो रहा है। एक तो हमने जैसे कंटिन्यूसली बात की, लास्ट PSL के अंदर 4 मैचेस के अंदर वो नॉट आउट गए और उनकी टीम हारी। हम हमेशा, मैं एग्जांपल कल भी एक शो में अपने शो में बात कर रहा था कि अगर आप लेजेंड की बात करते हैं, द ग्रेटेस्ट ऑफ द गेम की बात करते हैं, अगर हमने अपने एरा में जब हमने होश संभाली, हमने इंजमाम को देखा, लारा को देखा, फिर इसी तरह माइकल बेवन को देखा, स्टीव वॉ को देखा, ये ऐसे प्लेयर थे जब खड़े होते थे तो मैच फिनिश करके आते थे। ठीक है, तेंदुलकर का कहा जाता था कि ये ग्रेटेस्ट प्लेयर तो है लेकिन मैच फिनिश नहीं कर पाता, फिनिशर के रोल के तौर पे इसको नहीं देखा जाता था। इसके लिए शायद वो वैल्यू नहीं दी गई जो अभी विराट कोहली को दे दी गई इंडिया के अंदर, क्योंकि विराट कोहली जब भी खड़ा होता था अपनी टीम को जिता के आता था। तो बाबर आजम का प्रॉब्लम ये नजर आ रहा है कि बाबर आजम ना पाकिस्तानी टीम में मैच फिनिश कर पा रहे हैं, ना इधर फिनिश कर पा रहे हैं। देखें, अगर आपने अपने 80, 90, 50, 60 करने हैं और आपकी टीम जो है हारी और आप 20 ओवर भी खेल रहे हैं, सबसे स्ट्रेंज चीज ये है कि आपने 20 ओवर खेले लास्ट गेम के अंदर और आपकी टीम फिर भी हार गई और आप नहीं चेस कर पाए। यहाँ पे एक सवाल ये पैदा होता है कि क्या बाबर आजम को ये रियलाइज कर लेना चाहिए कि वो 2020 फॉर्मेट का बैट्समैन नहीं है अच्छा, 2020 फॉर्मेट के लिए शायद कुछ और होना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अच्छा, एक तो जो उसका बैटिंग स्टाइल है और जिस तरह शुरू में पहले थोड़ा टाइम लेना, फिर अगर लूज बॉल आ गई, 50 ओवर के लिए एब्सोल्युटली टेलर मेड है, टेस्ट के लिए भी ठीक है, ओडीआई के लिहाज से तो टेलर मेड उनका बैटिंग स्टाइल है। बट T20 के अंदर अगर आप पावर प्ले के अंदर बाउंड्रीज नहीं लगा रहे, आप 30, 35, 40 कर रहे हैं, बाकी टीम 60, 70 कर रही है, तो 20-25 रन तो आप पहले इधर ही शॉर्ट कर दिया आपने। अब वो जो 20-25 रन आपने पावर प्ले में कम किए, उसको बाद में आप जितनी मर्जी कोशिश कर ले, आप ओवरकम नहीं कर सकते, क्योंकि आपने पावर हिटिंग आपके अंदर उस तरह आप डेवलप ही नहीं कर पाए। जैसे हमने रिजवान की बात करते हैं तो रिजवान का स्ट्राइक रेट बाबर से कम होता था, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लास्ट 1 ईयर से हमने देखा है कि उसने बहुत ज्यादा ग्रूम किया अपने आप को, हर तरह की शॉट्स डेवलप की। तो बाबर, अगर आप समझते हैं कि मैंने तीनों फॉर्मेट में कैप्टन रहना है और मैंने हर तीनों फॉर्मेट परफॉर्म करना है, तो उसको पावर हिटिंग भी करनी पड़ेगी और स्ट्राइक रेट को एनहांस करना पड़ेगा, अदरवाइज कैप्टनसी भी। अच्छा खान, अगर हम देखें तो कराची किंग के पास बहुत ज्यादा तजुर्बेकार, यानी वसीम अकरम से कोई तजुर्बेकार तो हो भी नहीं सकता है। फिर आप पीटर को देखें, कोचिंग के हवाले से देखें, लेकिन इस तजुर्बे का भी कोई फायदा नहीं हुआ। अरे आप ठीक कह रहे हैं, नाम तो बहुत बड़े हैं लेकिन नामों ने तो नहीं खेलना ना जी। खेलना तो एंड ऑफ द डे प्लेयर्स ने है। प्लेयर्स है कि अगर अपनी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे, ऑनेस्ट कोई नहीं लेगा, कैप्टन ही नहीं ऑनेस्ट ले रहा, लीड फ्रॉम द फ्रंट नहीं कर रहा, वो ही चार्ज नहीं कर रहा, तो बाकी टीम के ऊपर इन्फ्लुएंस कैसे जाएगा। इम्पैक्ट, मैं हमेशा बात करता हूँ, इम्पैक्ट प्लेयर T20 जिताते हैं। जैसे फखर की बात कर रहे हैं हम, फखर ने क्या किया कि पहले स्लोगर था, वो हर बॉल पे मारने जाता था, अब वो वेट करता है बॉल का, स्लॉगिंग भी करता है, हिटिंग भी करता है, बट थोड़ा वेट भी करता है। तो इस तरह की चीजें आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम अपने आप को ग्रो अप करना पड़ती हैं। इसी तरह शादाब की आपने बात की, शादाब इंजरी के बाद बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। लास्ट PSL उसकी शायद
हिस्ट्री का सबसे वर्स्ट पीएसएल गुजरा था, विकेट ही नहीं ले पाता था। जी बिल्कुल। अब अच्छी चीज ये है कि जो हम स्पिनर के हवाले से बात करते हैं कि उसकी बैक अच्छी लगती है, तो बैक उसकी लग रही थी। बैक क्या थी कि वो प्रॉपर उसकी लगता है इंजरी रिकवर हो चुकी है, जिससे उसकी बॉल ग्रिप भी कर रही है, स्पिन भी कर रही, गुगली उसकी दोबारा उसी तरह इंटैक्ट हो गई है जिस तरह पहले करता था। और वो अपनी बॉलिंग को ओवरकम करने के लिए, वो कंपनसेट करने के लिए बैटिंग में ऊपर आ रहा था और ज्यादा स्कोर करना चाह रहा था। तो हमने देखा कि बैटिंग उसकी भी और इम्प्रूव होगी, कोई कॉन्फिडेंस आ जाता है ना प्लेयर को, जब वो अच्छा परफॉर्म करता है, टीम अच्छा परफॉर्म करती है, तो कॉन्फिडेंस और ऊपर चला जाता है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं और मेरा ख्याल है कि ये बाबर आजम के लिए और पाकिस्तान के लिए एस्टॉनिशिंग है। और 5 साल हो गए हैं। कल मैं मालिया से बात कर रहा था, वो कह रहे थे अभी न्यू है। मैं कहा न्यू कैसे हो सकते हैं, 5-6 साल हो गए बाबर आजम को, 1-2 साल हो, फिर आप आईसीसी के नंबर 1 बैट्समैन हो, ओडीआई के अंदर भी, T20 के अंदर भी। देखें, आपको सेल्फिश नहीं होना। हमारा भी क्रिटिसाइज करने का, बात करने का मकसद ये है कि हम भी चाहते हैं कि आप लार्जर देन लाइफ वाले प्लेयर बने। बनेंगे कैसे, जब तक आप टीम नहीं जीतेगी। इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को कोई फायदा नहीं है, आप चाहे जितनी मर्जी सेंचुरीज करें, जितने मर्जी स्कोर करें। अच्छा, जरा थोड़ा सा दूसरी टीमों दोनों का मुवाजना किया जाए। अगर हम देखें कप्तानी के हवाले से बाबर आजम और शादाब को, तो किसको आप ज्यादा प्रीफर करेंगे? कौन ज्यादा? देखिए, शादाब भी बड़ा शूट कैप्टन है, लेकिन आपकी नजर में? देखिए, शादाब भी बहुत इंप्रूव्ड है, बट जो कैप्टनसी रिजवान कर रहा है और 2 साल से हम उसको देख रहे हैं, मेरा ख्याल है कि सर्किट के अंदर सबसे बेस्ट कैप्टन जो भी नजर आ रहा है मुझे, गेम प्लानिंग के लिहाज से, गेम अवेयरनेस के लिहाज से, इवन फील्ड प्लेसिंग के लिहाज से, वो रिजवान है। रिजवान से इस टाइम बेहतर कोई कैप्टन नहीं है। अगर मैं आप सारे के सारे 6 टीमों की बात करें और सबकी कैप्टन के हवाले से मैं देखूं, तो सबसे बेहतर जो कैप्टनसी है वो रिजवान और सरफराज है। सरफराज का भी प्रॉब्लम यही नजर आ रहा है कि उसकी भी टीम की पिक ठीक नहीं की उन्होंने, गलत प्लेयर की सिलेक्शन कर दी, बॉलिंग बिल्कुल फारग उनकी नजर आई। हुसनैन भी अब आउट हो गए, उनपे भी वो एलिगेशन लग गया, एक्शन का पाबंदी लग चुकी है। इसी तरह बैटिंग भी उनकी बड़ी रस्टी किस्म के बैटिंग उन्होंने चूज की। अब वो देखे जो रूट कब उनका ज्वाइन करते, जो रूट कह रहा हूँ सॉरी, रॉय कप, जैसन रॉय कप ज्वाइन करते हैं, विंस लास्ट मैच खेले, परफॉर्म नहीं कर चुके। तो जब आप पिक ही अच्छी नहीं करेंगे तो फिर ऑब्वियसली कैप्टन भी हैम्पर होता है। तो बट जो आपका क्वेश्चन था हरमीत, सबसे बेहतर कैप्टनसी अगर मैं देखूं तो मुझे रिजवान की नजर आ रही है। ओवरऑल उसकी गेम सेंस के लिहाज से, कॉन्फिडेंस के लिहाज से, चेंजिंग के लिहाज से वो सबसे नंबर 1 है। मेरा ख्याल में मैच अच्छा पड़ा है रिजवान और शादाब का, बात इन्होंने बिल्कुल ठीक की है। शादाब ने भी जिस तरीके से मतलब अपनी पोजीशन भी तब्दील की, अपने प्लेयर्स को जिस तरीके से खिलाया, अपनी फील्डर्स को जिस तरीके से खड़ा किया है, वो भी काफ़ी श्रूड अंदाज में है, मतलब वो देखा जाए तो। उसमें शादाब का भी जिस तरह की वो पिक करता है वो बड़ा क्लियर है वैसे, ठीक है। उसको पता है कि मेरे पास एक ही इंटेंट है, वो अग्रेसिव इंटेंट है। उन्होंने देखे उनकी बैटिंग के अंदर भी लाइनअप देखे तो सारे के सारे 8वें-9वें नंबर तक जितने भी बैट्समैन है सब हिटर हैं। तो वो जब टोटल करने पे आते तो बहुत बड़ा टोटल भी कर जाते हैं। बट उनका थोड़ा सा वीकर लिंक जो नजर आ रहा है, उनकी बॉलिंग लाइनअप नजर आ रही है, क्योंकि हसन अली को बहुत रन स्कोर हो रहे हैं, मोहम्मद वसीम को भी बहुत रन स्कोर हो रहे हैं, हमने देखा। तो इस तरह के फहीम अशरफ भी बिट्स एंड पीसेस में अच्छी बॉलिंग करते हैं, कभी अच्छी कर दी कभी नहीं की। तो बॉलिंग लाइन शायद, और सिर्फ अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड अब सर्वाइव कर रही है, जो 2-3 मैचेस जीते भी हैं, वो सिर्फ शादाब के सिंगल हैंडली उसने मैचेस जिताए हैं। कल भी उसने 5 आउट किए, पिछले मैच में भी 5 आउट किए। तो जिस तरह की जबरदस्त परफॉर्मेंस शादाब दे रहा है, अगर किसी मैच में वो परफॉर्म नहीं करता तो मेरा ख्याल है इस्लामाबाद यूनाइटेड अपनी बॉलिंग की वजह से मैच हारेगी। अच्छा, अब जरा थोड़ा सा आ जाए इधर हम ज़ल्मे की तरफ, कि ज़ल्मे की परफॉर्मेंस कैसी लग रही है आपको? मतलब अगर देखा जाए तो वो भी को बहुत आला मतलब वो नहीं कर पा रहा। ज़ल्मी का भी देखें, मैं स्टार्ट हमेशा कैप्टन से इसीलिए करता हूं कि कैप्टन का जो इम्पैक्ट है वो कैप्टन उनका कोई मतलब, हाँ। एक तो कैप्टनसी भी इस दफा उनकी वीक नजर आई, और उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो मुझे नजर आ रहा है वहाब रियाज का कुछ पेस नॉच नीचे आ चुका है। हाँ। पहले वो 145 प्लस बॉल करते थे, अब जो बॉल कर रहे हैं वो 140 लेस कर रहे हैं। उससे क्या, जब फास्ट बॉलर का पेस 5-6 नॉच नीचे आ जाता है तो उसकी फिर वो ना स्विंग रहती है ना वो इफेक्टिव रहती है, रादर देन स्विंग भी। और हमने देखा कि वहाब की जो असल खूबसूरती थी वो उसकी रिवर्स स्विंग थी, क्योंकि पेस नीचे आ चुका है तो रिवर्स स्विंग भी नहीं होता जा रहा, और वो जोर लगाने की कोशिश कर रहे हैं, इससे बॉल उनकी फुल टॉस जा रही है। लास्ट गेम में भी आपने देखा 3 कंसेक्टिव छक्के लगाए, ठीक है, खुशदिल शाह ने। क्यों लग रहे थे कि वो जोर लगाने की कोशिश कर रहे थे, आई डोंट नो कोई इंजरी चल रही है या निगल चल रहा है। निगल में भी होता है कि आप उसको सेव करने के लिए बॉडी को रुकते हो थोड़ा, और आप उनका अगर रनअप भी क्लोजली देखें तो आप देखें कि जिस तरह वो प्रॉपर पहले रनअप लेते थे वो भी नहीं ले पा रहे, ना उसमें एग्रेशन है ना उसके अंदर वो लंबा है जिस तरह वो पहले रूटीन में लेते हैं। तो कैप्टन का एक तो इम्पैक्ट आ रहा है, फिर दूसरा इनकी बैटिंग लाइनअप के अंदर भी बड़े मसले नजर आ रहे हैं।
जज़ई को इस दफा सबने होमवर्क कर लिया हुआ है। जज़ई ने जिस तरह लास्ट पीएसएल के अंदर हिटिंग की थी, कामरान अकमल भी मोटा हो गया, बहुत ज्यादा ओवरवेट है, मतलब वो लग रहा है कि जी मैं राव साहब इसमें कल भी मैंने बड़ी 2-3 चैनल पे बात की, यही कह रहा था कि हमारे कल्चर के अंदर अनफॉर्चुनेट है कि हमारे सीनियर प्लेयर खुद जाना पसंद नहीं करते। शेख मलिक ने 4 मैचेस के 1 मैच के अंदर 50 की, 3 मैचों में नहीं किया। जो लास्ट मैच गेम खेले 14 बॉलों पे 11 रन किया और 223 चेस करने जा रहे हैं आप। तो अफरीदी का स्पेल आप देख चुके हैं कि 67 रन उसने कंसीड किए। खुदारा आपकी एज ज्यादा हो गई है, आप अपनी फ्रेंचाइज को सिर्फ नाम की हद तक फ्रेंचाइज ने अगर कोई बड़े ब्रांड को ल्योर करना है फिर तो ठीक है, बट अगर इन द सेंस ऑफ गेम अगर आपने अट्रैक्शन देनी है ऑडियंस को, लिहाज के व्यूवर्स को, और आपके सीनियर प्लेयर्स आपकी टीम को मैच कॉस्ट करवा रहे हैं, तो मेरा ख्याल है ये बड़ी गलत चीज़ है। इस पे फ्रेंचाइज को सीरियसली देखना पड़ेगा। ठीक हो गया। अच्छा, प्रेडिक्शन की तरफ आ जाएं, कोयटा ग्लैडिएटर्स या लाहौर कलंदर्स? लाहौर बहुत अच्छा खेल रहा है, लाहौर का कम्बिनेशन बहुत अच्छे अंदर है, और जितनी भी टीम्स हैं उसमें से बॉलिंग की बात करें तो लाहौर का जो बॉलिंग लाइनअप है वो सबसे बेस्ट है, और बैट्समैन भी उनके सारे के सारे फॉर्म में है। बट मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कोयटा एक ऐसी टीम है जो शायद कमबैक कर सकती है। ठीक है, अदरवाइज आपका वोट जो है वो लाहौर कलंदर्स के साथ है। थैंक यू सो मच इरफान, आपने हमारे शो के लिए वक्त निकाला। व्यूअर्स से हमारा आज का शो अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी कल, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।